दादा नमस्कार, दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग CCA रूल 1965 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कंडक्ट रूल के बारे में बात किया था 1964 में। तो यहाँ पे समस्या ये है कि इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि CCS कंडक्ट रूल 1964 जो है वो ताला है, इट्स जस्ट अ लॉक, जिसमें कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को मतलब किसी भी कोठरी में बंद कर दो, उसके बाद में लॉक लगा लो, और दैट लॉक इज टू बी टर्म्ड एज कंडक्ट रूल। और CCA रूल जो है वो ताले को खोलने के लिए चाबी है। वहां से आप उस ताले को खोल सकते हो, या वहां पर जो भी बंदा अंदर बंद है उसको फांसी दे सकते हो, उसको पनिश कर सकते हो, जो भी करना है। मतलब आपने ताले में तो बंद कर दिया, उसके बाद में उस आदमी का करना क्या है, उसको जो करना है वो आप इसके हिसाब से करोगे CCA रूल को। मतलब एग्जैक्टली जिस आदमी को बंद कर रहे हो, मैं उसको गवर्नमेंट सर्वेंट बोल सकता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट बोल सकता हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अभी तो आज की डेट में ज्यादा क्रेज नहीं रहा होगा, लेकिन 1980s में और 70s में उस समय गवर्नमेंट सर्विस का काफी क्रेज था। आज की डेट में तो सारा फ्री मार्केट हो गया है, कॉर्पोरेट हाउसेस आ गए हैं। उस समय तो सब बिजनेस भी जो है नेशनलाइज होकर रखा था, सारे बैंक भी नेशनलाइज थे, किसी को ज्यादा प्राइवेट में काम करने की वो नहीं थी। तो दैट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस वाज ल्यूक्रेटिव। और वैसे भी जो हमारे डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक साहब थे, जैसे कि उन्होंने पूरे भारत को डिस्कवर किया हो कोलंबस की तरीके से, और उन्होंने जो यहाँ पर नीतियां बनाई थी, पॉलिसीज बनाई थी, उसके हिसाब से सारा जो दारोमदार है वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दे दिया था। और जब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर दे दिया तो ब्यूरोक्रेसी थोड़ा सा अनब्रिडल हो गई थी, मतलब वो निरंकुश हो गई थी जिसको बोलते हैं। तो उस निरंकुशता को अंकुश में लाने के लिए इन लोगों ने सोचा कि कुछ किया जाए। अब ये तमाशा देखिए आप लोग, इस बात को ध्यान दीजिए कि ये सारे के सारा ब्यूरोक्रेसी में जो भी मतलब फंडामेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का ये काम 62 के वार के बाद ही हुआ है, चाइना की लड़ाई के बाद ही हुआ है। उससे पहले किसी को मतलब ये नहीं पड़ा हुआ था कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होना चाहिए, जिसकी मर्जी थी जो आए वो करो। अब ये 65 में ये जो बना है, ये आप लोगों ने देखा होगा 64 के जो रूल्स हैं वो अभी भी आज की डेट में वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, ऑब्सोलीट हो गए हैं, फिर भी उनको लेकर के वो चल रहे हैं। आपको अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली है तो आपको सांस लेने की परमिशन जो है वो अपने गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। वो गवर्नमेंट कौन है उसको आप सोचिए। आपका मतलब हमेशा आप एक तलवार के ऊपर आप चल रहे होते हैं, कभी भी कुछ भी उठा करके फेंक देंगे, बोलेंगे ठीक है तुमने ये किया, तुमने वो नहीं किया। कुछ नहीं तो यही बोल देंगे तुमने बीबी को घर में थप्पड़ मार करके यहाँ पर आए थे, तुम्हारी बीबी की कंप्लेन आई है। कुछ भी बोल देंगे, बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो, समथिंग लाइक दैट। या अपने बाप को तुमने पैसा भेज दिया, वहां पर डिपार्टमेंट को बताया नहीं, कुछ भी बोल देंगे लोग। तो वो जो कंडक्ट रूल है, उस कंडक्ट रूल के हिसाब से इधर ये लोग जो भी उसमें एक्शन लेना होता है, जो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स है, वो CCA रूल के हिसाब से चलती है। आपने किसी भी चीज का कंडक्ट रूल में किसी भी रूल का वायलेशन किया तो उसके जो आगे जो परिणति होगी, यहाँ पर मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर आप मान लीजिए IPC में आपने कोई वायलेशन किया, 302 है, ये है वो है, जी जी जी, आपको पुलिस वाले तो आपने जो काम किया है 302 में जो अपराध किया है वो IPC में आएगा, उसमें पनिशमेंट भी एनोवेटेड है, हाँ भाई ये है वो है। बट जो प्रोसीडिंग चलेगी कोर्ट में वो CRPC के हिसाब से चलेगी जी, प्रक्रिया जो है कोर्ट के हिसाब से, हाँ पूरी। तो यहाँ पर यही है कि कंडक्ट रूल में आप वायलेशन कर रहे हो और उसके बाद में जो भी प्रोसीडिंग होगी वो CCA रूल के हिसाब से चलेगी, इंक्लूडिंग अपील रिव्यू जो भी है वो सारा काम चला जाएगा। जी जी जी, सस्पेंशन भी होगा वो भी CCA रूल में आएगा। आपके खिलाफ इंक्वायरी चलेगी वो भी ऐसी आएगी। आपके खिलाफ मेजर पेनल्टी है या माइनर पेनल्टी है वो भी वहीं पे आएगी। इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होगा, फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी, ये है वो। तो इस बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्ट्रीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में लोग बाग हैं उनके लिए
और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल लाइव नहीं देख रहे हो तो बाद में देख लीजिएगा इसको, और अपने घर में या कहीं पर भी जो बच्चा जो है वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने की तैयारी कर रहा है या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करने के लिए तैयारी कर रहा है, और मैं आपको ये बोल दूं कि ये जो रूल्स हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल इन स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। उनका सिर्फ Correct. यही होगा कि वहां पर सीसीएस की जगह कुछ और होगा, वेस्ट बंगाल सर्विसेज रूल हो जाएगा, यूपी सर्विसेज इस तरीके से हो जाएगा, बट ऑलमोस्ट वो एक ही तरीके से रहते हैं। जी यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको यूपीएससी जो है वो रिक्रूट करती है, उसके बाद में उनका जो अपॉइंटमेंट होता है तो वो लोग सारे के सारे एक साथ में मसूरी में जाके ट्रेनिंग करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं। तब तक उनको मालूम नहीं होता उनको जाना कहाँ है। जब प्रोफेसर्स होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि जाना कहाँ है, लेकिन जब वहां पर वो जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनके दौरान उनको डिसाइड किया जाता है कि भाई ठीक है ये कौन से कैडर में जाएगा, कौन से कैडर में नहीं जाएगा। मतलब द डे रिजल्ट इज अनाउंस्ड ऑफ यूपीएससी और कोई बोलता है मैं आईएएस बन गया, तो उसको ये नहीं मालूम होता कि मैं अरुणाचल जाऊंगा या महाराष्ट्र जाऊंगा या वेस्ट बंगाल जाऊंगा। वो डिपेंड करता है उसके ट्रेनिंग के टाइम में परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो उनके लिए भी यही है, उनके लिए ऑल इंडिया सर्विसेज का रूल आ जाता है, बट वो ऑलमोस्ट सेम है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस, एंड आई एम रेफरिंग टीओपीटी का जो साइट में अवेलेबल है, which is considered to be more authentic instead of referring to something exactly else. sir. वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की साइट से मैं उसको उठा रहा हूँ और वहीं से उसको शेयर कर रहा हूँ। और आज हम 1 से 13 तक कवर करेंगे। 13 के बाद में जो आएगा 14 वाला वो इंक्वायरी की बात कर रहा है, इंक्वायरी कैसे होती है कैसे नहीं होती उसको हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसमें काफी लंबा टाइम लग जाए जो भी है, बट देखते हैं कहाँ तक कवर हो सकता है। जी सर, जी अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझाए सर। थैंक यू सर। मतलब क्या हम लोग तो चाहते हैं कि जो पब्लिक है ना, जो अनभिज्ञ है उनको थोड़ा सा कुछ मालूम पड़ जाए दुनिया में, समझ ले तो ठीक है। हम लोगों ने तो बहुत जूते खाए हैं डिपार्टमेंट के, हमारा तो इरादा यही है कि बाकी लोग कम से कम ना जूते खाएं तो ज्यादा अच्छा है। क्या बोले दादा, ये है जी 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 सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, सीसीए हम बोलते हैं, सीसीएस दैट इज सेंट्रल सर्विसेज, और जो ब्रैकेट में है सीसीए वो दैट इज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। ये है। अब इसमें आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये देखिए, in exercise of power conferred by proviso of 309 and clause 5 of article 148 of constitution, and after consultation with controller and auditor general in relation to persons serving in India in Indian audit and account department, the president hereby makes the following rule, namely दादा जी part 1 general, short title and commencement. 1. These rules may be called the Central Civil Services Classification Control Appeal Rules 1965 to they shall come into force on the 1st of December 1965. दादा एक मिनट लेट मी, एक भी याद आया मेरे को दादा, ये जो है लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये रूल बने थे, और लाल बहादुर शास्त्री को होम मिनिस्ट्री का काफी, मतलब होम मिनिस्ट्री का उनके पास में चार्ज था जवाहरलाल नेहरू की जो मिनिस्ट्री में। बाद में उनको हटा दिया गया था वहां से, क्योंकि भाई ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये बाद में फिर हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाए और मेरी बिटिया का चांस निकल जाए। उस चक्कर में उनको बिना पोर्टफोलियो का मिनिस्टर बना के रखा था, बट ही वाज असिस्टिंग जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज हैविंग एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस टू जवाहरलाल नेहरू। तो जब वो जवाहरलाल नेहरू चले गए उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री को लगा कि हाँ भाई ठीक है, इसको लेके आना है। तो मुझे लगता है ये रूल भी उन्होंने फ्रेम किए थे। सीबीआई का जो ओएम है वो भी शायद लाल बहादुर शास्त्री होम मिनिस्टर से तभी बना था, वो मेरे पास में पूरा बॉम्बे में रखा हुआ है। हाँ, इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन ये जरूरी, this is a very important part of this. In these rules, unless the context otherwise requires, appointing authority in relation to a government servant means 1. The authority empowered to make appointments to the service of which the government servant is for the time being a member, or
to the grade of the service in which the government servant is for the time being included. ये एक part है. The second part is over. The authority empowered to make appointments to the post which the government servant for the time being holds, or 3, the authority which appointed the government servant to such service, grade or post as the case may be, or number 4, where the government servant, having been a permanent member of any other service or having substantively held any other permanent post, has been continuous employment of the government, the authority which appointed him to that service or to any grade in that service or to that post, whichever authority is the highest authority. सर यहाँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक इम्पोर्टेंट चीज है. अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक अपॉइंटमेंट्स और whichever authority is the highest authority. 2 की फ्रेजेस हैं इसमें. सर आप थोड़ा सा हिंदी में विस्तार से बताएंगे सर. अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको बोलते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एम्पावर्ड होती है किसी अपॉइंटमेंट को करने के लिए. पहली बात तो ये हो गई. दूसरा ये है द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विद द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर द टाइम बीइंग होल्ड. ये दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है ना. मेक अपॉइंटमेंट सेम ही. और दूसरा है कि किस पे लागू होगा. दैट authority must be a permanent member of any service. He must be a permanent member of any service and must be in continuous employment of the government. लास्ट वाला क्या बोल रहा है? Where the government servant having permanent member servant having been a permanent member of any other service or having substantially held the authority which appointed him, the government, the authority which appointed him to that service. Okay. तो अथॉरिटी चले गए तो भी वो दूसरी मिनिस्ट्री में चले गए तो भी जहाँ पे तो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उनके पेरेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है उनका मतलब पावर है ये है. और whichever authority is the highest authority. इसके ऊपर कोई अथॉरिटी होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा because he is having powers more than that. Whichever authority is the highest authority is for all four. All four. Correct. For all four. The cadre authority. Be the cadre authority in relation to a service has the same meaning as in the rules regulating that service. ये तो simple English में है. Include civil service or civil. अच्छा, central civil service and central civil post includes the civilian service or civilian post as the case may be of the corresponding group in the defense services. तो ये defense के लिए है. Central civil service and central civil post includes the civilian service or civilian post as the case may be of the corresponding group in the defense services. Of the corresponding group in the defense services. मतलब parallel draw कर रहा है. On which footing that person is standing according to that cadre or whatever. यही तो है सर. ठीक है. मतलब एक parallel draw कर रहा है with the defense services. A commission means the Union Public Service Commission. Defense services. Defense services means services under the Government of India and the Ministry of Defense paid out of the defense services estimates and not subject to the Army Act 1950. The Navy Act 1957 and the Air Force Act 1950. तो ये 3 को exclude कर रहे हैं. Not include a civilian service or civilian post as the case may be of the corresponding group. यहाँ पर मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि जो हमारे डिफेंस सर्विसेज में जो होते हैं ना, जैसे मेजर कैप्टन जो होते हैं, सूबेदार होते हैं, वो लोग एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज में, डिफेंस सर्विसेज में होते हैं. लेकिन उनके यहाँ पर बाकी काम करने के लिए वहां पर भी होते हैं सिविलियंस. बिल्कुल. तो उनके लिए अप्लाई होगा ये. बिल्कुल. जो सिविलियन वहां पर होते हैं उनका जो अकाउंट देखते हैं, और जहाँ वो चाय वाय की दुकान होती है, कैंटीन होती है, वहां पर जो बंदे होते हैं दे आर सिविलियन बट दे आर इन सर्विसेज. वो एयरफोर्स में हो सकता है, नेवी में हो सकता है, और क्लरिकल स्टाफ हो जो भी हो, बट वो लोग वहां पर सिविलियन होते हैं. सिविलियन इन डिफरेंट सर्विसेज की बात करते हैं.
अब ये डिफेंस सर्विसेज इज टोटली डिफरेंट ना, ये डिफेंस सर्विसेज आर डिफरेंट, means services under the government of India and the Ministry of Defense, paid out of the defense services estimates. हाँ, और जिनका जो मतलब सैलरी वैलरी जो भी होती है वो सारा डिफेंस अकाउंट से निकल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देती है, हाँ, बट नॉट सब्जेक्ट टू द आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड एयरफोर्स एक्ट. तो इसमें जो मतलब फाइटिंग फोर्सेस जो हैं, तीन विंग्स जो हैं, उनको अलग कर दिया गया. उनके अलावा जो आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट एंड दिस, अगर आपके खिलाफ आप डिफेंस में हो और आपके खिलाफ कोई आर्मी एक्ट में, नेवी एक्ट में, एयरफोर्स एक्ट में कोई एक्शन लिया जाता है तो वो यहाँ पे नहीं है, वो अलग है, वो अलग एक्ट, वो अलग एक्ट. Department of the Government of India means any establishment or organization declared by the President by a notification in the official gazette to be a department of the Government of India. मतलब डिपार्टमेंट को डिफाइन करना होगा, that will be declared by the President by a notification in the official gazette. इतना ही है. दादा इसमें एक सवाल है मेरे का, टेक्निकल सवाल है. जी सर. I know the answer, but I want to amplify this. जी. If a government servant join a particular department, and then that time he is a central government servant. After some time, after certain years, whatever it is, President decide that we want to dismantle that department. Then what would be the fate of that central government servant? In general, the general rule would be he will be transferred to some other department. He would be absorbed in other department, because the moment the government dismantle a particular department, that means that department is dismantled only for the namesake, but it is merged with some other department. It's like Correct. That. Correct. So the employees of like a bank which was, suppose Dena Bank was there. Now Dena Bank is no more. So Dena Bank has been merged with Bank of Baroda or whatever it is, something like whatever that. Bank is there. Correct. So it is merged. So don't feel like if a new department is created, that then person will be absorbed. The moment the department is created, that time there is no employee in that department. So the central government servant in other department would be diverted to that department, and afterwards recruitment for that department will take place. It's like that. Correct, sir. Now, a very important explanation of disciplinary authority is given here. Disciplinary authority means the authority competent under these rules to impose on a government servant any of the penalties specified in Rule 11. They are speaking of penalties specified in Rule 11. So this disciplinary authority is an important position holder insofar as these rules are concerned. And the name itself indicates that this authority is empowered to impose punishment, penalties. For the infringement of conduct rule. That's why it is called disciplinary. The moment you infringe conduct rule, you have broken the discipline of the department. It's like that. Breach discipline. Correct, sir. Now, government servant means, now this is also important. Who's a government servant? A government servant means a person, one, who is a member of a service or holds a civil post under the union and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of a state government. ये होती है ना, on deputation, or a local or other authority. Or other authority मतलब कोई public sector undertaking हो, जो भी हो. Local means any local body and state government. तो फिर से पढ़ता हूँ. So is a member of a service or holds a civil post under the union means government of India and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of a state government or a local or other authority. तो deputation वाले भी इसमें आ जाएंगे, temporarily deputed जो लोग. Condition is that he should hold a post, civil post. Okay, exactly. He should be a member of a civil post. Now, whether it is of India or state or with PSU, they are all
गवर्नमेंट सर्वेंट। दूसरे में आता है 2 में। जी जी, एग्जैक्टली सर। Is a member of a service or holds a civil post under a state government and whose services are temporarily placed at the disposal of the central government। मतलब ठीक उल्टा लिख रहा है। अगर आपको महाराष्ट्र के या वेस्ट बंगाल की सर्विस में अपॉइंट किया गया था, उसके बाद में आपको डेपुटेशन में सेंट्रल में भेज दिया गया, देन आल्सो यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट। तीसरे में आता हूँ, is in the service of a local or other authority and whose services are temporarily placed at the disposal of the central government। ये भी उल्टा ही बता रहा है। लोकल और अदर अथॉरिटी वाले जिनको टेम्पोरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में प्लेस किए गए होंगे, उनके बारे में बोल रहा। अब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहने का मतलब ये है कि एनीवेयर जी गवर्नमेंट आ जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वहां का जो बंदा है वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएगा। बस सीधी बात तो ये है कहने का मतलब। जी जी, गवर्नमेंट आना चाहिए बस। Head of the department for the purpose of exercising the powers as appointing disciplinary, appellate or reviewing authority means the authority declared to be the head of the department under the fundamental and supplementary rules or the civil service regulations, as the case may be. Fundamental and supplementary rules or the civil service regulations, as the case may be। तो कहने का मतलब ये है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज डिफाइंड अंडर फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स और द सिविल सर्विस रेगुलेशंस में डिफाइन है वहां से। और अभी जैसे कि पुलिस में है हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए कोई भी स्टेट है, वहां पे जो पुलिस है वहां का हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होगा? देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट इन अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। पुलिस है, अब पुलिस के अंदर जैसे सपोज आपका प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट है और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है, तो ओवरऑल जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो होगा डीजी पुलिस, जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा। बट जब आप स्टेट लेवल पर, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएंगे, तो वहां का जो आईजी होगा या वहां का जो कमिश्नर होगा, जैसे कि जहां पर कमिश्नर्स है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में बंबई की बात करते हैं, जहां पर कमिश्नर्स हैं वहां पे अभी तो सर डिस्ट्रिक्ट्स में भी कमिश्नरेट बना दिया गया बहुत जगह। डिस्ट्रिक्ट्स में भी कमिश्नरेट्स बना दिए गए हैं। हाँ, तो he will be the appointing disciplinary, appellate or reviewing authority, he being the head of the department, head of the office for the purpose of exercising the powers as appointing disciplinary, appellate or reviewing authority means the authority declared to be the head of the office under the general financial rules। वही चीज हेड ऑफ ऑफिस बोल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और हेड ऑफ ऑफिस। ऑफिस पर्टिकुलर ऑफिस अगर मान लीजिए कहीं किसी जगह पे लोकेटेड है, जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4-5 ऑफिसेज हैं जी, तो वहां का जो हेड ऑफ ऑफिस होगा, जो सबसे उसका टॉप वाला जो बंदा होगा वो उसका टॉप ऑफिस होगा। फिर वही घूम फिर करके वही चीज ध्यान में रखना होगा। एक्सरसाइजिंग द पावर्स ऑफ अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी, appellate और रिव्यूइंग अथॉरिटी, मतलब जो जैसा पब्लिक को थोड़ा जो समझती है, ब्लॉक लेवल पे जो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होता है, वो उस ऑफिस का हेड होता है जी। उनके अंडर में जितने लोग हैं, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर विल बी द अपॉइंटिंग डिसिप्लिनरी, appellate और रिव्यूइंग अथॉरिटी, ऐसा ही है ना? हाँ, लेकिन अगर बीडीओ के पास में अपॉइंटिंग पावर नहीं है, वो किसी और के पास में, डीडीओ के पास में होगी। चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ना डिस्ट्रिक्ट का, कहते हैं डीडीओ होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा और वो कंट्रोल करेगा सारे जितने भी ब्लॉक होंगे वहां पे उनको सब। लेकिन एक ब्लॉक को कंट्रोल करने के लिए एक बीडीओ होगा। तो ये मतलब एज लॉयर्स हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हु इज द अथॉरिटी रिस्पांसिबल। वी हैव टू फाइंड आउट आवरसेल्व्स। यहाँ कोई क्लियर कट डेफिनेशन उस तरह दिया नहीं गया, मतलब कहाँ क्या होना चाहिए, नहीं वहां पर। यहाँ पर एक चीज है दादा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ अ बीडीओ इज समबडी एल्स, बट बीडीओ हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन अपॉइंट समबडी।
वो भी उसके पास में FRSR में पावर है। जैसे वहां पे कोई झाड़ू लगाने वाला है, सफाई करने वाला है, चाय बनाने वाला है, ये है वो है, वो वीडियो के पास में फाइनेंशियल रूल होगा जिसके हिसाब से उसके पास पावर होगी, ही कैन अपॉइंट, तो दैट वीडियो बिकम्स अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर दोज लोअर स्टाफ। जी, तो सवाल ये उठता है कि कोई केस आने से हम लोग को देखना पड़ेगा हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली। हाँ। नहीं तो इसमें तो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना। इन लोग तो ऊपर ऊपर मोटे तौर पर बता दिया है। इसलिए क्योंकि उसके पास में फाइनेंशियल पावर होती है ना कि वो कितना सैंक्शन कर सकता है, कितनी सैलरी दे सकता है, ये सारा तमाशा होता है। इसके लिए इन्होंने FRSR में मार के रखा हुआ है उसको। अब आते हैं शेड्यूल। शेड्यूल मींस द शेड्यूल टू दीज रूल्स। Secretary means the secretary means the secretary to the government of India in any ministry or department, and includes one, a special secretary or an additional secretary, a joint secretary placed in independent charge of a ministry or department. Achha, in relation to the cabinet secretariat, the secretary to the cabinet. In relation to the president's secretariat, the secretary to the president, or as the case may be, the military secretary to the president. In relation to the prime minister's secretariat, the secretary to the prime minister, and in relation to the planning commission, the secretary or the additional secretary to the planning commission. इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। सर्विस मीन्स इन सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन, ये भी ठीक है। एप्लीकेशन Now, whatever definitions are here, they are relevant to this rules only. ये मत सोचना कि सर्विस में कहीं और भी तमाशा हो रहा है। This is only relevant to this. उसके लिए उसने हेडिंग दिया इंटरप्रिटेशन, डेफिनेशन नहीं दिया है। डेफिनेशन मीन समथिंग एल्स। ये यहीं पर टू इंटरप्रेट इन दिस रूल व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड, उनके बारे में बोला गया है। थर्ड, एप्लीकेशन 1. These rules shall apply to every government servant, including every civilian government servant in the defense services. आप जैसे वो पहले ही बोले थे, these rules shall apply to every government servant, including every civilian government servant in the defense services, but shall not apply to a railway servant as defined in Rule 102 of Volume 1 of the Indian Railways Establishment Code. तो रेलवे वालों के लिए अलग है, IAS IPS के लिए अलग है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ वही चीज। एनी मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, आप बोल ही रहे हैं ये चीज। एनी मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, एनी पर्सन इन कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, एनी पर्सन सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 month's नोटिस। तो ये प्रोफेशनल के लिए होगा ना ये चीज, डी वाला। एनी पर्सन सब्जेक्ट टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन लेस देन 1 month's नोटिस। आपने नौकरी ज्वाइन किया और 10 दिन के बाद में आपको निकाल के बाहर कर दिया। मतलब मेरा कहना मतलब ये है, यहाँ पर लेस देन 1 month नोटिस की बात कर रहे हैं ना, लेस देन 1 month नोटिस मतलब इमीडिएटली गेट आउट फ्रॉम हियर। तो उसके लिए CCS रूल नहीं लगेगा। तो आप गए वहां पर जाकर के आपने मेरा ये कहना था आपका दूसरे दिन वहां पर किसी झगड़ा हो गया, 2-4 जूते मार दिए उसको, आपको भगा दिया वहां से, या कुछ भी चोरी कर ली किसी ने। Any person, abhi mein aata hai, any person for whom special provision is made in respect of matters covered by these rules by or under any law for the time being in force, or by or under any agreement entered into by or with the previous approval of the president before or after the commencement of these rules, before or after the commencement of these rules in regard to matters covered by such special provisions. ये थोड़ा इसमें एम्बिग्युइटी आएगी, लेकिन वो वही चीज है। इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स कवर्ड बाय these rules है, स्पेशल प्रोविजन हैज टू बी मेड रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स कवर्ड बाय these rules। एक ये पार्ट है। बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, अगर कोई लॉ बनता है तो दैट लॉ विल ऑलवेज ओवरराइड these rules। जी, under any agreement entered into or with the previous approval of the president before after commencement of these rules, ये भी उसमें आ जाएगा। in regard to matters covered by such special provisions, obviously these will be subject to special provisions। अगर कोई previous मतलब agreement enter किया गया, that will be a special provision sort of।
यही बोलना चाह रहा। Notwithstanding anything हाँ, contained in Schedule 1, President may by order exclude any group of servants from the operation of any of these rules. Okay, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर है ना। Notwithstanding anything contained in sub rule 1, the president may by order exclude any group of government servants from the operation of all or any of these rules. All भी बोल रहा है, any of these rules. That is at the pleasure of the president. 3 में आता हूँ, notwithstanding anything contained in sub rule 1 or the Indian Railways Establishment Code, these rules shall apply to every government servant temporarily transferred to a service or post coming within exception A or E in sub rule 1, to whom but for such transfer these rules would apply if any doubt arises, बोल रहा है नीचे फिर। नहीं तो ये सीधे लैंग्वेज में लिख सकते थे, लेकिन इस तरह लिखा गया है, मतलब तोड़ के पढ़ना होगा इसको। The matter may be referred to president who shall decide the same. मतलब ultimately ministry decide करेगी। वाह। If any doubt arises, A, whether these rules or any of them apply to any person, or whether any person to whom these rules apply belong to a particular service, the matter shall be referred to the president, who shall decide the same. जी। If any doubt arises, इसीलिए बोल रहा हूँ। Part 2, classification of services. The civil services of the union shall be classified as follows: central services group A, central services group B, central services group C, and central services group D. Up 2 में आते हैं, if a service consists of more than one grade, different grades of such service may be included in different groups. अब A, B, C, D 4 ग्रुप है, तो डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सर्विस, मतलब ग्रेड ग्रुप ए में ग्रेड 1 2 हो सकता है। इफ देयर इज मोर देन वन ग्रेड, इफ यूज कर रहा है, जहां जहां ग्रेड है, ग्रेडेशन सिस्टम है, वहां ग्रुप के अनुसार ग्रेडेशन भी होगी। इफ अ सर्विस कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन ग्रेड, डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सच सर्विस मे बी इंक्लूडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। The central civil services groups A, B, C, and D shall consist of the services and grades of services specified in the schedule. तो इसका शेड्यूल में जाना पड़ेगा, फिर जो हम लोग जाएंगे बाद में। ये है ना? हाँ, तो उसमें जाएंगे बाद में। जी जी। हम लोग 19 पे आ गए क्या? कहाँ थे? कहाँ जा रहे हैं? 1 मिनट, हम लोग 4 या 5 में थे ना। 1 मिनट रुकिए। हाँ, वही तो। क्या नाच क्यों रहा है? क्या हो क्या रहा है इसको? मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करना होगा, इसीलिए मैं नीचे आना नहीं चाह रहा था, तो हम लोग बाद में आते हैं इसे। इसमें मैं पहला 7 मैं इसे देखता हूँ क्या बोल रही है। 7 करूंगा तो क्या करेगा? ये आया ना? हाँ जी 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 जी। अब इसमें आते हैं all references 6A, all references to by a person to whom this not applies. The classification of A, B, C, D classification है, उसको छोड़ देता है। 6A में चले आते हैं। All references to central civil services, central civil posts, class 1, class 2, class 3, and class 4 in all rules, orders, schedules, notifications, regulations, instructions in force immediately before the commencement of these rules shall be construed as references to central civil services, central civil posts, group A, B, C, D respectively, and any reference to class or classes therein in this context shall be construed as reference to group or groups as the case may be. मतलब घुमा फिरा कर वही बोलना चाह रहा है कि all reference to central civil services post 1, 2, 3, 4 जो है
all rules, orders, schedules, notifications immediately before the commencement of these rules shall be construed as references to, फिर उसी में आ रहा है, मतलब अभी का जो चल रहा है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल पोस्ट ABCD, and any reference to class or classes in this context shall be construed as reference to group or groups as the case may be. मतलब 1 2 दरगाह में फंसने का नहीं, छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा। ये कोई वो है क्या, जिस समय नहीं, किसी बोलना के वही चाह रहा है कि पहले जो यदि कुछ रहा हो तो वही चीज लागू होगी फिर से। ये जिस समय बना था ना, उस समय पहले वालों के लिए कर रहा होगा कि कहाँ पे प्रोविजन रखा है पहले वालों के लिए। जी 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 बिल्कुल। जनरल सेंट्रल सर्विस, general civil posts of any group not included in any other central or civil service shall be deemed to be included in the general central service of the corresponding group, and a government servant appointed to any such post shall be deemed to be a member of that service unless he is already a member of any other central civil service of the same group. If he is already a member of some other central civil service, तो उसमें तो कुछ अलग ही होगा फिर। Group not included any other central services, other central service shall be deemed to be a member of that service. अगर अदर सेंट्रल सर्विसेज में नहीं आ रहा है, मतलब ये चारों में नहीं आ रहा है, ग्रुप ए ग्रुप सी में नहीं आ रहा है, तो जनरल सर्विस बोल देंगे, ऐसा बोल रहा हो? हाँ नहीं, फिर एक चीज, ये लास्ट वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अनलेस इज ऑलरेडी अ मेंबर of the other central civil service of the same group, unless he is already a member. So in this case क्या होगा फिर? If he is already a member of some other, unless ये जगह तो पहले किसी अगर वो ग्रुप बी में ग्रुप ए में रहा होगा और इधर आया है तो इसमें अप्लाई नहीं करेगा ना, तो इसमें अप्लाई नहीं करेगा ना फिर, जनरल ये सेंट्रल सर्विस में अप्लाई नहीं करेगा फिर, इसके बाहर, इसके दायरे के बाहर चला आएगा ना, ऐसा ही तो बोल रहा है। ये भी मेरे ख्याल में जब रूल बना रहे होंगे ना, उस समय कुछ रहा होगा, जनरल सर्विसेज रही होंगी, उनको थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी रही होगी जरूर। इतना जरूरी भी नहीं है अभी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी पार्ट 3 में, अपॉइंटमेंट्स टू ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट्स, ऑल अपॉइंटमेंट्स टू सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड सेंट्रल सिविल पोस्ट्स ग्रुप ए शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, provided that the president may, by general or special order and subject to such conditions as he may specify in such order, delegate to any other authority the power to make such appointments. तो president तो खुद करेंगे नहीं, definitely he'll delegate his power to some other authority. ये ग्रुप ए का बोल रहा है अपॉइंटमेंट के बारे में। जी सर, पाकिस्तान फिर हार गया आज। अच्छा चलिए ठीक है। साउथ अफ्रीका ने हरा दिया उसको, 1 विकेट था लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर नहीं, ओवर तो बाकी थे। ये बाहर बैठ के बाहर देखे मैच देख रहे हैं ना, वो वहां से मैच को डिस्टर्ब हो रहा है। अब आते हैं इसमें अपॉइंटमेंट्स टू अदर सर्विसेज एंड पोस्ट्स। 1. All appointments to the central civil services other than the general central service, Group B, Group C, and Group D shall be made by the authorities specified in this behalf in the schedule. इस schedule में जो authority का नाम दिया गया separately, those persons will be the appointing authorities. Provided that in the हम लोग नॉर्मली कॉर्पोरेट भाषा में बोलते हैं ना, ये क्लास 1 में है, क्लास बी में है, ये इधर क्लास इन ग्रुप ए जो सर्विसेज में जो बंदे आ रहे होते हैं वो सारे के सारे यूपीएससी आ रहे होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा घुमा के बोल रहा हूँ, ये है इनको यूपीएससी अपॉइंट करती है ग्रुप ए सर्विसेज वालों को पूरा का पूरा। अगर आप यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देंगे तो वहां पर पोस्ट का नाम लिखा होता है, ये ग्रुप ए पोस्ट है, ये ग्रुप बी पोस्ट है। ऐसे ही कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो ग्रुप बी पोस्ट हैं, लेकिन उनको यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम से अपॉइंट करती है जी। तो जैसे अप्रेजर हो गया, फिर वो जो स्टेट सर्विसेज पुलिस सर्विसेज में आते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज के पुलिस सर्विसेज में आते हैं, उनको भी वो लोग वहीं अपॉइंट करते हैं। और उसके अलावा बाकी जहां पर भी
ये जो ग्रुप ए वाले होते हैं, दे बिकम हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सम अदर, जहां पर भी इनकी पोस्टिंग होती है, और वहां पर फिर ये लोग ग्रुप बी को अपॉइंट करते हैं, बिकॉज दे आर एम्पावर्ड बाय द प्रेसिडेंट कि भाई तुम अपॉइंट करो. ये ऑल अपॉइंटमेंट टू द ग्रुप बी पोस्ट आर अदर देन जनरल सेंटर. अच्छा, ये बात है. ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप शैल बी मेड. नहीं, authority specified in this behalf in the schedule. यहाँ तक तो ठीक है. It's specified in the schedule, provided that in respect of Group C and Group D, civilian services or civilian posts in the defense services, appointments may be made by officers empowered in this behalf by the aforesaid authorities. मतलब schedule में जो authorities का नाम, जिनका नाम दिया गया, they can also empower other people to appoint. अब वो जो, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई कंटोनमेंट एरिया है, वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो वहां के डिफेंस सर्विसेज के सिविलियन को अपॉइंट कर सकता है. दैट्स व्हाट इट सेज. जी. अब आते हैं all appointments in central civil posts, Group B, Group C and Group D included in the general central service shall be made by the authority specified in that behalf by a general or special order of the president, or where no order has been made by the authority specified in this behalf in the schedule. अगर president order कुछ नहीं करते हैं तो फिर जो authorities हैं specified in the schedule वो अपना करेंगे. They will take up the task of appointment. कहने का मतलब ये सारा काम जो प्रेसिडेंट के नाम से होता है, और वो जो नीचे वाले जिंदे होते हैं वो भी फुलते हैं, भाई ठीक है, आई एम एम्पावर्ड बाय प्रेसिडेंट बाय डाटा नंबर सो एंड सो करके वहां से मारता है वो. अपॉइंटमेंट तक तो मजा ही मजा है. अब आते हैं 10 पे, सस्पेंशन. गड़बड़ यहीं से शुरू हो गया ना. अब देखो, अब ताला लगा रहे लोग, बंद करवा रहे हैं. अब देखिए, अब सस्पेंशन मजा तो ले लिया, अपॉइंटमेंट आ गई, वो भी यह सब सही है. अब गड़बड़ यहीं से शुरू होती है. सस्पेंशन. द अपॉइंटिंग अथॉरिटी or any authority to which it is subordinate, or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the president by general or special order, may place a government servant under suspension in the following cases: A, where a disciplinary proceeding against him is contemplated, मतलब सोच रहा है, contemplated, or is pending. Contemplate मतलब they are considering that a disciplinary proceeding has to be started, something like this. There has to be some material with them, substantial material to proceed. होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब किसी को भी सस्पेंड कर दे. नहीं, there must be substantial material on record to proceed against that person. अब A, where in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interests of the security of the state. दादा, एक क्वेश्चन है. जी सर. At what stage contemplation starts? Contemplation would start the moment the person, the superior authority, being the disciplinary authority, comes to know or is brought to proceedings against him. Disciplinary proceeding starts when? Contemplation would begin the moment somebody is made aware of the fact that that person has infringed some regulation or rule or law. मेरा वही है सवाल. डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है वो is starting from the day charge memo is issued, or from the day inquiry officer and presiding officer is appointed? The charge memo is issued, so why should a charge memo be issued in the first place when there is contemplation? No, charge memo. कंटेम्पलेट कर रहे हो, मैं सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ. अगर आप सस्पेंशन कर रहे हो किसी आदमी का, तो you are taking a precipitate action against him. Correct. मतलब correct, sir. You are 100% sure that this person has certainly infringed certain rules. Absolutely. Which entail major or minor penalty, isn't it? Exactly, sir. So if any contravention is there, एक मान लीजिए आया कि ठीक है, Mr. XYZ has infringed this particular rule. Now, during investigation of that rule, you found that no, he has not infringed that rule. No infringement has occurred.
then the proceeding will be dropped. During investigation, the disciplinary proceeding is contemplated? No. No, that When it will be dropped. material is available with disciplinary authority or reporting authority that a particular charge under conduct rule is definitely going to be established. Is to be established or is establishable, sort of. So prima facie, the appointing authority, disciplinary authority has to be convinced with material evidence. Substantive satisfaction होना चाहिए उसका. हाँ ठीक है, मरेगा. हाँ, मतलब ऐसे ही arbitrarily on whims and fancies तो हो ही नहीं सकता ये. तो contemplation का मतलब वही हुआ कि ये सोच रहा है कि आगे बढ़ूंगा मैं इस वजह से, मतलब based on the record available in front of him, material on record, यही तो. तो फिर चार्ज मेमो कब इशू किया जाएगा फिर in this case? Say for example, you are aware that I have contravened some provision. Maybe I'm absent for 6 months without informing you. You are repeatedly asking me to join duty. I'm in my native place. I'm not joining. वही मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने जैसे मान लीजिए सूरत के 46 ऑफिसर का सस्पेंशन किया था जी, तो कोई वजह तो होगा ना. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वहां पर ये हुआ कि प्राइमा फैसी हमारे पास में अगर कंप्लेन आया कि हाँ ठीक है ये ऑफिसर गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, तो उस समय हम सस्पेंड नहीं करेंगे until unless we found something substantial कि हाँ ठीक है इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है. हाँ, आगे बढ़कर मुझे कोई रिजल्ट मिल सकता है. और if this person is not suspended, this person is not suspended forthwith, then he will jeopardize the investigation. He will be detrimental to the interests of the department, sort of. ऐसा ही. His continuance will be detrimental. His misconduct should be at least prima facie established. It should be visible or apparent on the face of record. Apparent on the face of record. Prima facie. Because suspension is a prevention measure. It is to prevent. That is to prevent the officer from, influencing or tampering with evidence. If he attends the office, he will, very conveniently remove all the documents which are against him. दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए किसी ने लफड़ा किया तो ये तो पक्का जाएगा, सस्पेंड तो हो गई. When the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interests of the security of the state. ये तो ठीक है. इसीलिए महुआ मोती बोल रहा हूँ ना, महुआ मोती के बारे में वो करनी है मेरे को. जी. अब B में आते हैं, where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial. हाँ ठीक है, any criminal offence मतलब मान लीजिए 498 IPC है. For example बोल रहा हूँ, wife has filed a complaint under 498 IPC. वो प्रोसीडिंग चल रहा है. Is under investigation, then inquiry और ट्रायल भी बोल रहा है ना, तो सब कवर कर दिया. इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल तो पूरा ही कवर कर दिया. कन्विक्शन तक तो आ ही नहीं रहा वो. तो यहाँ पर ये दोनों की बातें क्या कर रहा है? सीधा का सीधा बोल देना, इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी और ट्रायल तो होता ही है. जी. यहाँ पे इंक्वायरी और ट्रायल, मतलब ये और इज फॉर ऑल द थ्री, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल. अच्छा, ओके, ऐसा है. किसी बंदे का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था, बाद में जब चार्जशीट फाइल हुई तब उसका नाम घुसेड़ दिया. इंक्वायरी भी नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे लगना चाह रहा है वो. जी. ओके, कोर्ट में बोला ठीक है भाई इसका भी ट्राई करो, इसका नाम तुमने निकाल के बाहर क्यों कर दिया? हाँ, तो FIR में फिर ऐड हो ही सकता नाम फिर से. Provide that except in case of an order of suspension made by the Comptroller and Auditor General in regard to a member of the Indian Audit and Account Service, and in regard to an Assistant Accountant General or equivalent, other than a regular member of the Indian Audit and Account Service, where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority. यहाँ जरा ध्यान देना होगा. Where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority
the circumstances in which the order was made. ये शुरू करें एक्सेप्ट इन अथॉरिटी लोअर देन द अथॉरिटी, तो वो क्या करेगा, अपनी अथॉरिटी को बताएगा ये लफड़ा हो रहा है। जी बताएगा कि क्यों मतलब इस तरह आगे वो बढ़ रहा है। अब आते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट shall be deemed to have been placed under suspension by an order of an appointing authority A with effect from the date of his detention if he is detained in custody whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours। मतलब कोई लॉकअप में यदि रह जाए 48 घंटा तो बेचारा फंस जाएगा। वो आपको अरेस्ट किया और अंदर डाल दिया और आपकी बेल नहीं हुई, दूसरे दिन कोर्ट में रिलीज किया तो फंस गया, 2 दिन का हो गया चक्कर। 48 आवर्स की बात कर रहा हूं। हाँ तो वही सनीचर वाला कहानी, तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना। With effect from the date of his conviction. With the effect from the date of his conviction, if in the event of conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours। देखिए कितना exceeding 48 hours, तो आईपीसी में 48 hours का तो कोई पनिशमेंट का प्रोविजन तो है नहीं। Sentenced to a term of imprisonment exceeding 48 hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction with effect from the date of his conviction। जी conviction होने से गया, सीधा बात है बस। Explanation: the period of 48 hours referred to, एक दिन मैं कोर्ट में खड़ा रखता हूँ तो लेना होगा, फिर वो उसको 2 दिन के लिए रहने चाहिए ना, 48 hours तक होना चाहिए इम्प्रिजनमेंट। तो एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, the period of 48 hours referred to in clause B of the sub इसमें ये भी है ना, shall be computed। he is sentenced to a term of imprisonment की बात कर रहा है, पहले जेल में जाना जरूरी है उसको। हाँ तो imprisonment exceeding 48 hours, तो कहाँ imprisonment 48 hours का imprisonment का कहीं होता है, तो exceeding 48 hours ना कि कन्विक्ट कर दिया, तुम एक काम करो 5000 रुपया भर दो, मैं तुम्हारे को छोड़ देता हूँ, he is convicted this and that के फाइनल में छोड़ते हैं, तो मॉनेटरी का चक्कर नहीं है, he should go inside। हाँ यहाँ कोई वो चीज नहीं है कि पेनल्टी फाइन का बात ही नहीं है इसमें। Explanation: the period of 48 hours referred to in clause B of the sub rule shall be computed from the commencement of imprisonment after the conviction, and for this purpose intermittent periods of imprisonment if any shall be taken into account। मतलब टोटल ऐड किया जाएगा, अंदर गया फिर बाहर छोड़ा गया फिर अंदर गया, सारा कंप्यूट करके देखा जाएगा, ये बोलना चाह। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। Where a penalty of dismissal, removal, or compulsory retirement from service imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules, and the case is remitted for further inquiry or action, or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force। ये बहुत गलत चीज कर रहा है। बाप रे क्या है, shall be deemed to have continued, ये बहुत गलत चीज कर रहा है। In force on and from the date of the original order of dismissal, removal, or compulsory retirement, and shall remain in force until further orders। देखिए एक जगह rules and the case is remitted for further inquiry और action। order of his suspension। देखिए set aside in appeal बोल रहा है, पहले बोल रहा है set aside in appeal। The date of the original order of or review, compulsory retirement and shall remain। इसको कोई लेकर के चैलेंज भी नहीं करता है कि ये गलत है, ये देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत गलत चीज है, ये बहुत गलत चीज है। अब भाई अपील में सेट असाइड हो गया तो फिर दोबारा उसको मतलब कंटिन्यू करता रहेगा उसका सस्पेंशन अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। ये कौन सा क्या तरीका है ये? Retirement from service imposed upon a government servant under suspension is penalty, and this is set aside. An appeal is set aside in appeal or on review, and the case is remitted for further inquiry or action or with any other direction। Other directions, हाँ। Okay। अब देखिए the order of suspension shall be deemed, इसको इस तरीके से ले रहा है कि कोर्ट में अपील में तुम्हारे को छोड़ा तो नहीं है, उन्होंने क्या बोला है फर्दर इंक्वायरी करनी है, तो फर्दर इंक्वायरी छोड़ा नहीं है, नहीं सस्पेंशन इज सेट असाइड इन अपील और ऑन रिव्यू।
सस्पेंशन अगर इज सेट तुम्हारा असाइड। सस्पेंशन नहीं होगा तो तुम जाकर फिर वहां पे उंगली करोगे, द वेरी आइडिया ऑफ सस्पेंशन फिर वो लागू हो जाएगा ना उसके ऊपर, फिर वो उंगली करेगा। इंक्वायरी, हाँ, फ्रेश इंक्वायरी की ऑर्डर किया ना कोर्ट ने। सर सीधा बात ये है कि नया कुछ फिर बना कर उसको फिर पकड़ा जाएगा, यही बोलिए ना। ओके 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 आंसर में क्वेश्चन। अच्छा नहीं, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही मतलब गलत है ये, जी, बहुत गलत है। ज्यादा ही मतलब कुछ दे दिया पावर, वेर इससे पेनल्टी ऑफ डिसमिसल रिमूवल। क्या है मतलब, आदमी का तो तुम भूखा मार डालोगे उसको जबरदस्ती। अभी यही 5 तो साल के देख रहा बाद में तुमने अपील डिसाइड किया, 5 साल तक वो बेचारा बोल रहा, उसके बाद में मतलब उसका कंटिन्यू करता रहेगा। अगर इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते, ही डिसमिस, रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड। नाउ द मोमेंट डिसमिस हो गया, रिमूव हो गया, ये हो गया, उसके बाद में उसको अपील में ये तीनों वो कर दिया, सेट असाइड हो गया। सस्पेंडेड। तो कम से कम डिसमिसल और रिमूवल में जो उसको सैलरी वाली नहीं मिल रही थी, कम से कम वो तो मिलेगी 50%। आ तो गया सर्विस को। कहाँ लिख रहा है यहाँ, कहाँ लिख रहा है? नहीं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये हुआ, यहाँ पे तीनों चीजें होंगी, दैट मींस ही इज नो मोर इन सर्विस। ठीक है, एनी ऑफ द तीनों में कोई एक हो जाता, मान लीजिए। अब his case is referred for fresh inquiry, then he is deemed to be in the department, and since in department तो उसको सबसे अलाउंस तो मिलेगा ना सर। हाँ, मिलना तो चाहिए, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगी, लेकिन बेचारा पहले तो फिर वो नहीं मिल रहा था ना। हाँ, पहले कुछ नहीं, लेकिन फिर वही सस्पेंशन ऑर्डर विल कंटिन्यू फ्रॉम द अर्लियर डेट, जब शुरू हुआ था, हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल। That means from the date, क्या देखो, डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, यहाँ पर यही हो रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। सपोज somebody is dismissed on 31st of December जी 2022. जी In appeal, the order of dismissal is set aside on say 31st September 2023. जी, So that person would be continued as under deemed suspension from 31st December 2022. Now इससे फायदा यह होगा कि 31st दिसंबर के बाद में जो उसको एक भी पैसा नहीं मिल रहा था डिसमिसल की वजह से, रिमूवल की वजह से या कंपल्सरी रिटायरमेंट की वजह से गवर्नमेंट से, जी, तो वो मिलेगी। The moment he is considered to be deemed as suspension from 31st, तो डिपार्टमेंट को 9 महीने का उसको सब्सिडी देना पड़ेगा सर। हाँ, वो देना पड़ेगा सब्सिस्टेंस अलाउंस, बट दैट इज नॉट फुल पे, क्योंकि सस्पेंशन में तो फुल पे तो मिलता नहीं है सब्सिस्टेंस अलाउंस। इससे पहले क्या हुआ होगा, जिस समय वो डिसमिस हुआ होगा, जिस समय रिमूव हुआ होगा, उसके पहले वो सस्पेंशन में रहा होगा, बाद में सस्पेंशन में रहा होगा, बाद में उसका सस्पेंशन रिवोक किया होगा, फिर इंक्वायरी प्रोसीडिंग चली होगी, फिर इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स का जब रिजल्ट आया होगा तो डिसमिस हुआ होगा, तो एकदम पहले वो सस्पेंशन में रहा, उस समय सस्पेंशन अलाउंस देता रहा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि it will be deemed as from the date of removal, from date of the order of dismissal. So original order of dismissal, original order of dismissal, removal of compulsory, जी, सस्पेंशन और डिसमिसल के बीच में उनको मतलब as if government is considering him the government to be in service, to be in service, हाँ, ऐसा बोल रहा हूँ। Where a penalty of dismissal, removal, or compulsory retirement from service imposed upon a government servant is set aside or declared or rendered void in consequence of by a decision of a court of law, and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal, or compulsory retirement was originally imposed, the government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal, or compulsory retirement, and shall continue to remain under suspension until further orders. यहाँ पे दादा जो ऊपर वाला था ना, ये तो अपील और रिव्यू की बात कर रहा था, सीसीएस यहाँ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट। कोर्ट ने उस ऑर्डर को, देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइड
void बोल रहा है, rendered void in consequence. वहां तो set aside था, set aside यहाँ void. is set aside are declared void are render void. Set aside are declared ये क्या बोल रहे हैं, क्या है वर्डिंग, क्या है इसकी? is set aside एक, हाँ, और declared और rendered void. void मतलब कानूनी तौर पर वो गलत था, यही तो बोल रहा है. सेट असाइड भी तो वही होगा ना, लीगल पॉइंट ही होगा. in consequence of decision by this on of a court of law of the case decide to hold. Okay, government servant is set aside मतलब on the ground of being void. नहीं, ये चीज नहीं बोल रहा है. सेट असाइड, सिंपली सेट असाइड on whatever the grounds be. अरे सेट असाइड के दोबारा से क्यों करेगा फिर वो? तो देखिए ना, इसके बाद और लगा दिया ना, is set aside or declared or rendered void in consequence of or by. Disciplinary authority consequence under this कोर्ट का ही ऑर्डर के बारे में बोल रही है. Disciplinary authority decide to hold a further inquiry, further inquiry. हाँ, तो मतलब मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ ना उस आदमी को. further inquiry. अच्छा, नेसेसिटी मतलब जितना जिसको कोर्ट से जीत करके आया था उसके अलावा उसको और इंक्वायरी करवानी है. हाँ, और करवानी है. लेकिन एक नीचे है, provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case. इसीलिए ऑर्डर में कभी-कभी लिखता है ना, we have not gone into the merits of the case. वहाँ ये गड़बड़, ये गड़बड़ वहीं होगी जहाँ कोर्ट लिख देगा कि I have not gone into the merits of the case. हाँ, प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड नहीं हुआ, उसका ऑनरेबल डिस्चार्ज नहीं हुआ. ओके, जी ऑनरेबल डिस्चार्ज नहीं किया, मैं टेक्निकल ग्राउंड पे कर दिया कि ठीक है तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया, प्रॉपर नोटिस नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, जो भी हो. इसीलिए मैं बार-बार वो वाइड मेरे को हिट कर रहा था. वाइड मतलब होता है कि इट इज टेक्निकली इलीगल इन द आई ऑफ लॉ. हाँ, आई ऑफ लॉ में बात कर. ओके, अच्छा. अब आते हैं 5A में. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सब रूल 7 and order of suspension may be made or deemed to have been made under this rule shall. तो पहले 7 पढ़ लेंगे. 7 ये an order of suspension made or order of suspension shall be deemed to have been made under sub rule 1 or 2 of this rule shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review for a further period before. ये important है. Suspension shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review for a further period before the period of 90 days. मतलब 89 डे को भी यदि कोई कार्रवाई होती है तो फंस जाएगा. फिर वो 90 डेज क्रॉस करने के बाद कुछ नहीं होने वाला है. प्रोवाइडेड दैट नो सच रिव्यू ऑफ सस्पेंशन शैल बी नेसेसरी in the case of deemed suspension under sub rule 2, the government servant continues to be under suspension at the time of completion of 90 days of such suspension, and the 90 days period in such case will count from the date the government servant is detained in the government servant detained in custody is released from detention, or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his appointing authority, whichever is later. या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को मालूम पड़े कि किस दिन मतलब रिलीज हुआ या एक्चुअल डेट ऑफ रिलीज, जो भी बाहर आया उसके बाद सस्पेंशन रिवोक कर देंगे वो. जी. फिर प्रथम 5 क्या बोल रहा है अभी? हाँ, 5 subject to the provisions contained in sub rule 7 and order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force unless it is modified or revoked by the authority competent to do so. उनका दया के ऊपर है ना मॉडिफिकेशन और रेवोकेशन. तो क्या बोलूं मैं सर? until it is modified or until it is modified shall remain in force until it is modified or revoked. वो सब्जेक्ट बोल रहा है ना वहां पर, वही मतलब आगे लेके जा रहा है. So at the mercy
So it's at the mercy of the authority. हाँ, वो तो आराम से मतलब जिंदगी भर उसको सस्पेंशन में रखेंगे, बोलेंगे सुपरविजन हो जाए, ठीक है, तब सब्सटेंस लाऊं तो लेते रहना बाद में भी। ये कोई तरीका है बता? ये कौन सा तरीका है सर? Where a government servant is suspended or is deemed to have been suspended, whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise, or any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the government servant shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings. मतलब प्रोसीडिंग खत्म जब तक नहीं होगा सस्पेंडेड रहेगा। मेरे ख्याल में डिपेंड्स ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं वो तो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन लीवरेज तो है इसमें, मतलब कोई खुराफाती करना चाह रहा हो तो कर ही सकता हो ना। This is high time these bloody things should be reviewed। क्या बोलूं, reviewed both by the government and by the courts। इसको कोई ध्यान नहीं देता। प्रॉब्लम है कि जो सरकारी नौकर होता है ना, उसको उन्होंने बांध के रखा है, बेचारा काम करने में आप क्यों जा रहे हो, ये भी तो है ना। You cannot challenge these rules and all ना, being in government service, these rules challenge these rules ना, because once I've entered government service I'm subject to these rules, I cannot challenge these rules straight away for no reason at all। पब्लिक अथॉरिटी जो प्रशांत भूषण टाइप है, उनको होना चाहिए कि क्या नाटक करके बैठो, ये बवाल हो रहा है, जिनको बोले कोर्ट बोलेगा तुम्हारी लोकल सुन क्या है। हाँ बोलेंगे फिर आप क्यों इसमें दिमाग लगा रहे हैं। तो इट शुड बी डन विद मतलब विद सपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंटेरियन, कि वो लोग इसको थोड़ा सा बोले ये क्या है क्या नहीं है, वहां पे सवाल उठाएं। ऐसा कुछ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदमी गलत कर रहा है उसको छोड़ दिया जाए, इन जेन्युइन केसेस करना ही चाहिए, लेकिन इतना भी मतलब इस तरह का फंदा बनाकर भी रखना नहीं चाहिए कि आदमी निकल भी जाए तो उसको फिर से फंसा कर जो आप पकड़ लो तो बेचारा मरता रहे, ये भी तो सही नहीं है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। An order of suspension may be deemed to have been made under this rule, may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order, or by any authority to which that authority is subordinate। वो भी इनके हाथ में छोड़ दिया। An order of suspension may be deemed to have been made under this rule shall be reviewed by the authority which is competent to modify or revoke the suspension before expiry of 90 days from the effective date of suspension on the recommendation of the review committee। तो एक कमेटी बैठेगी on the recommendation of the review committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension। Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension। Extension of suspension shall not be for a period exceeding 180 days at a time। तो ये क्या 180 दिन तक ही मतलब होगा। वही तो, वो जून का महीना, जून 2005 मेरे को याद आ रहा है ना। जी Extension of suspension shall not be for a period exceeding 180 days। 80 days at a time। आप at a time बोल रहे हैं, at a time मतलब फिर at a time means 6 महीने के बाद में रिव्यू करके फिर उनको 6 महीने बढ़ा दो ना। फिर 180 दिन। हाँ, ये तो पढ़ लिया, 7वां पूरा हो गया। अब क्या है? ओके, penalties and disciplinary authorities। Penalties, the following penalties may for good and sufficient reasons and as hereinafter provided be imposed on the government servant, namely minor penalties, censure, ठीक है, censure, withholding of his promotion, recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the government by negligence or breach of orders, reduction to a lower stage in the time scale of pay by one stage for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely affecting his pension, withholding of increments of pay। Major penalties, save as provided for in clause 3A
reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the period of such reduction, and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay. The reduction to a lower time scale. This may be a reduction to a lower time scale, grade, post, or service for a period to be specified in the order of penalty, and shall be a bar to the promotion of the government servant during such specified period to the time scale of pay, grade, post, or service from which he was reduced, with directions as to whether or not on promotion on the expiry of the said specified period, A, the period of reduction to time scale of pay, grade, post, or service shall operate to postpone future increments of his pay, and if so, to what extent. तो ये डिफाइन करना पड़ेगा फिर पूरा. The government servant shall regain his original seniority in the higher time scale of pay, grade, post, or service. Compulsory retirement, removal from service, which shall not be a disqualification for future employment under the government. अच्छा ये करते हैं ऐसा, removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the government. इतना magnanimity means you cannot join another department, but removal में आप दूसरा department join कर सकते हैं. नहीं इतना magnanimity दिखाते हैं. नहीं वो करते हैं वहां पर. वो डिसमिसल में अगर मान लो सीबीआई में केस होता है ना, और आप कन्विक्शन हो गया, ये हो गया, तो डिसमिस कर देते हैं, बट बाकी टाइम में वो लोग रिमूव करते हैं. ये लोग करते हैं. मतलब ये प्रेसिडेंट के लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में होता था. रिमूवल का और डिसमिसल का दोनों का अलग हुआ करता था. यू आर डिसमिसल. अब बोल रहा है dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the government. देखिए तो यहाँ क्या करते हैं कि अगर सीबीआई में कोई फंस गया, करप्शन केस में फंस गया, तो उसमें ये मारते थे. जी. और बाकी जो होता था उसमें रिमूवल में यहाँ पे मारते थे कि भाई ठीक है तुम जाके कहीं ऊपर वाला जो है दूसरे जगह नौकरी पकड़ ले तो कोई हमें असुविधा नहीं है. Provided that in every case in which the charge of possession of assets disproportionate to known sources of income, or the charge of acceptance from any person of any gratification other than legal remuneration as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause 8 or clause 9 shall be imposed. 8 और 9 का ये दो ऊपर जो बता रहा है, हम लोग जो पढ़े अभी. Provided further that in any exceptional case, provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing or any other penalty may be imposed. Explanation: the following shall not amount to penalty within the meaning of this rule, namely withholding of increments of pay of a government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the rules or orders governing the service to which he belongs, the post which he holds, or the term of his appointment, stoppage of a government servant at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar. ये वाले में बताना चाहता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था ना, तो करीब 80% उसमें ऑफिसर्स थे वो उड़ीसा से थे और बंगाल से थे. जी. उसमें मुखोपाध्याय, सिकदर, दास, साहा ऐसे लोग थे, और ऊपर से इधर से पटनायक और बोलते हैं दास दूस उधर से भी थे, महापात्रा थे. तो इन लोगों को हिंदी में ये लोग फेल हो गए थे डिपार्टमेंट में. होंगे तो 3 बार इम्तिहान देने के बाद में आपको नौकरी निकाला जाता है ना. तीसरी बार डिपार्टमेंट ने बोला भाई ले लो, तुम किताब ले लो, लिख दो, पास हो जाओ, ज्यादा अच्छा है. जी. तो निकालना पड़ेगा तुम्हारे को बाहर. Stoppage of a government servant at the efficiency bar in the time scale of pay on the ground of his unfitness to cross the bar. ठीक है. Non-promotion of a government servant whether in a substantive or officiating capacity after consideration of his case to a service grade or post for promotion to which he is eligible. Non-promotion whether in a substantive or officiating capacity. Reversion of a government servant officiating in a higher service grade or post to a lower service grade or post on the ground
that is considered to be unsuitable, ठीक है, for such higher service grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct. देखिए, any administrative ground unconnected with his conduct. Reversion कर रहा है on the ground that administrative ground unconnected with his conduct, because he's being found unsuitable for whatever reasons. He's being found unsuitable. अनकनेक्टेड विद हिज कंडक्ट. ओके, तो उसका क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे ना, जैसे ठीक है, मतलब उसका कोई रोकेंगे नहीं. अनकनेक्टेड विद हिज कंडक्ट. जी, रिवर्स वो नॉट सिगरेट पी रहा था बाहर, बड़ा पास निकल गया बगल से, बता साले सिगरेट पी रहे हैं, एक मेमो दे दिया उसको, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा. हाँ, reversion of a government servant appointed on probation to any other service grade or post to his permanent service grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms of his appointment or the rules or orders governing such probation. ये तो प्रोबेशनर का तो मतलब एक ब्लैंकेट मतलब वो रहता ही है. क्या उस समय तो सतर्क रहना है एकदम. तमाशा करने का. Replacement of the services of a government servant whose services had been borrowed from a state government or an authority under the control of a state government at the disposal of the state government or the authority from which the services of such government has been borrowed. ठीक है, ये तो ठीक है. Compulsory retirement of a government servant in accordance with the provisions relating to superannuation or retirement. क्या है? The following shall not amount to penalty. Okay. Not amount to penalty बोल रहा है ना इसमें, not amount to penalty बोल रहा है. Compulsory retirement with this. ठीक है, that will not be a penalty. Compulsory retirement will not be a penalty. Termination of services of a government servant appointed on probation during or at the end of the period of his probation in accordance with the terms of his appointment or the rules and orders governing such probation, or of a temporary government servant in accordance with the provisions of Sub-Rule 1 of Rule 5 of the Central Civil Services Temporary Service Rules 1965, or of a government servant employed under an agreement in accordance with the terms of such agreement. Agreement में भी employment होती है. हाँ, वो आजकल करते हैं ना, वो गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए एग्रीमेंट करते हैं ना, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर नहीं रिक्रूट करते हैं ना वो लोग. जी जी. तो दादा, ये मेजर पेनाल्टी में कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें पेंशन कट का? नहीं है अभी तक तो आए, वही तो मैं देख रहा था कहाँ दिया हुआ है इसमें. So this is applicable only who are in service, not for retired persons, I think. ऐसा कुछ होगा. देखना पड़ेगा ना वो चीज फिर. Once you retire, once you retire, तो they cannot. गवर्नमेंट सर्वेंट ना. इसके दायरे में हम नहीं आते हैं ना फिर. हाँ, तो वो बाद में जाएगा, पेंशन बोर्ड में जाएगा लगता है. हाँ, anyway. President, disciplinary authority. Okay. The president may impose any of the penalties specified in Rule 11 on any government servant without prejudice to the provisions of Sub-Rule 1, but subject to the provisions of Sub-Rule 4. Any of the penalties specified in Rule 11 may be imposed on a member of a central civil service other than the general central service by the appointing authority. ये important है बार बार. The appointing authority or the authority specified in the schedule in this behalf, or by any other authority empowered in this behalf by a general or special order of the president. A person appointed to a central civil post included in the general central service by the authority specified in this behalf by a general or special order of the president, or where no such order has been made by the appointing authority or the authority specified in the schedule in this behalf. मतलब appointing authority specified in the schedule, ये देखना पड़ेगा, और special authority appointed by the president. यही लोग कर सकते हैं. ठीक है. Subject to the provisions of Sub-Rule 4, the power to impose any of the penalties specified in Rule 11 may also be exercised in the case of a member of the Central Civil Services Group C, other than the Central Secretariat Clerical Service, or a Central Civil Service Group D. A, if he is serving in the Ministry or Department of the Government of India by the Secretary to the Government of India in that Ministry or Department, or if he is serving in any office by the head of that office, except by the head of that office
is lower in rank than the authority competent to impose the penalty under sub-rule 2. एक चीज सर बार बार हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, मतलब जो सुन भी रहे हैं उन लोगों को, a person lower in rank to me cannot do anything against me, मतलब sort of like that. Or similar in rank, even similar in rank, he should always be higher in rank. ऐसा ही है ना सर? अब नहीं, a person who is lower in rank from the appointed authority cannot do anything, ऐसा करते हैं. हाँ, than the authority competent to impose. तो lower in rank to the authority वो तो competent तो है ही नहीं. authority है तो मेरा additional commissioner मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता. बिल वही बोलना चाह रहा हूँ, ये ध्यान में रखना होगा. Notwithstanding anything contained in this rule except where the penalty is specified in clause 5 or clause 6 of the rule of Rule 11 is imposed by the Comptroller or Auditor General on a member of the Indian Auditor and Account Service, no penalty specified in clause 5 to 9 of that rule shall be imposed by any authority subordinate to the appointing authority. देखिए यहाँ भी वही बात कर रहा है, subordinate to the appointing authority. मतलब मोटा मोटी यही है मोटे तौर पर कि any authority subordinate to the appointing authority cannot do anything. बाकी पढ़ना जरूरी है, ये सब ऑलमोस्ट सेम है, ये सब ऑलमोस्ट सेम है सब में, ये बार बार रिपीट कर. प्रोबेशनर का, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोबेशनर अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द डायरेक्टर ऑफ द said academy shall be the authority competent to impose on such probationer any of the penalties specified in clauses 1 to 3 of Rule 11, 1 and 3 of Rule 11 after observing the procedure laid down in Rule 16. इसीलिए मैं बोल रहा था ना, प्रोबेशनर इज नॉट अलॉटेड कैडर ना, तो वो जो वहां का डायरेक्टर है ना, वो उसका डिसिप्लिन कॉपी हो जाएगा. Explanation 1. For the purposes of Clause C, probationer means a person appointed to a central civil service on probation. Explanation 2. Where a government servant belonging to a service or holding a central civil post of any group is promoted whether on probation or temporarily to the service or central civil post of the next higher group, he shall be deemed for the purposes of this rule to belong to the service of or hold the central civil post of such higher group. अब हो गया अपॉइंटिंग अथॉरिटी पूरा, सॉरी जी पूरा हो गया. अब आ जाओ इधर. Authority to institute proceedings. The president or any other authority empowered by him by general or special order may institute disciplinary proceedings against any government servant. सीधी सी बात है. Direct a disciplinary authority, ये भी important है. Direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any government servant on whom that disciplinary authority is competent to impose under these rules any of the penalties specified in Rule 11. Sorry. A disciplinary authority competent under these rules to impose any of the penalties specified in clauses 1 to 4 of Rule 11 may institute disciplinary proceedings against any government servant for the imposition of any of the penalties specified in clauses 5 to 9 of Rule 11, notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these rules to impose any of the latter penalties. तो पेनल्टी का जो क्लासिफिकेशन बता रहा है ना, पेनल्टी स्पेसिफाइड इन क्लॉजेस सो एंड सो, लेटर पेनल्टीज में authority is not competent. So if he is not competent, he cannot impose those penalties. Only the authority competent can impose those penalties. ज्यादा ही वर्गोस थे ये लोग लिखने वाले, क्या ड्राफ्टर थे लोग, मतलब नहीं ये गलत, ये ड्राफ्टिंग जो है कंफ्यूजिंग है बहुत. टुडेज मटेरियल इज आज यहीं तक रहेंगे. यस, पार्ट 6 हम लोग फिर नेक्स्ट फेज में करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल. 14 से लेकर के और 27 तक है मेरे ख्याल में. 27 है, कितने हैं इसमें? ठीक है, कोई बात नहीं सर, करेंगे हम लोग. और उसके बाद वो फ्लो चार्ट पे भी हम लोग जाएंगे. जो फ्लो चार्ट ये कहाँ है? अपील 22, 23, 27 तो रिव्यू है मेरे ख्याल में. लिमिटेशन है, कंसिडरेशन ऑफ अपील. अपील होगा तो लिमिटेशन पॉइंट भी आएगी, रिविजन एंड रिव्यू भी आएगी. 27, 14 से 27 मतलब कितनी 2 बार जाएगा ना. फिर 13 फिर मिसलेनियस है, रिपील एंड सेविंग, रिमूवल ऑफ डाउट्स.
रिमूवल ऑफ डाउट मतलब ऑलवेज रिफर टू द प्रेसिडेंट। वो ऐसे ही लटका के रख देता है। हाँ, तो घुमा फिरा के वही बोलेगा ना, रिफर इट टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स। So next we'll cover from 14 to 23। जी जी जी, अपील बाद में लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पे। हाँ हाँ, क्योंकि अपील रिव्यू ये सब अलग अलग, अपील और रिव्यू में बहुत फर्क है। या 22 तक लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक लेते हैं। जी जी, 22 से लेते हैं, अपील वाला बाद में ले लेते हैं, ये पहले ले लेते हैं। जी जी, 22 से लेकर लास्ट तक चले जाएंगे नेक्स्ट वाली में, ठीक है। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। अब कौन कौन है? बहुत बहुत आभार सर, मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार सर। आई होप पीपल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। किसको किसको अंदर आना है, आ जाओ। जय भारती साहब, निखिल जी, कौन आ रहा है? ये राजदीप कौन है? राजदीप बुला लीजिए, क्या प्रॉब्लम, आइए भाई, कोई भी। मैं इनवाइट कर देता हूँ भाई लोगों को, जिसको आना है आ जाओ। जी जी, ओपन है, जिस बारे में बात करनी है कर लो। हमने तो गवर्नमेंट की बाजा बजा के रख दिया। लो, ये लोग, वही समस्या है कि इनको कौन जाके वहां पर मधुमक्खी का छत्ता छेड़ेगा। प्रॉब्लम ये, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट तो छेड़ नहीं सकता उसको, वो तो बेचारे फंसा देंगे उसको ये लोग। सर अफेक्टेड पार्टी कोर्ट जाएगी तभी कुछ मतलब होगा। लास्टली वही है, द कोर्ट्स आर द ओनली रिजॉर्ट और द लास्ट रिजॉर्ट, सो टू स्पीक। ये ट्राइब्यूनल बनाकर जो है ना और गड़बड़ कर दिया। टेक्स ईयर्स, कभी एक मेंबर नहीं रहता तो सिंगल मेंबर बोलता है आई कैन नॉट पास एनी ऑर्डर, द मैटर इज अडजॉर्न्ड टू अनदर डेट। करते करते देखिएगा 5 साल निकल जाता। अच्छा, वहां यू आर डिससैटिस्फाइड, यू गो अगेन टू द अपर फोरम। सीधी सी बात यह है कि अगर ये गलती से भी मतलब कोई अपना बॉस को खुश ना कर पाए तो उसका तो 12 बज जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकाला जाएगा और उसको रगड़ा जाएगा। जाओ भाई कोर्ट ट्राइब्यूनल, जहां जाना है जाओ बस। अच्छा, ऑर्डर पास होने के बाद कंटेम्प्ट भी तो होती है। अगर आपका अंदर का कोई आदमी हो, आप ऑर्डर लेकर आते हो तो फिर आपका तो हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं, क्लियर कट ऑर्डर है फिर भी वो ऑर्डर कैरी आउट नहीं करते हैं। कोर्ट का कंप्लायंस होती नहीं है। ये भी तो सर आप देखें। फिर कंटेम्प्ट फाइल करो, डेट पे डेट लेते ही आप। ओके, ये रूल 9 है यहाँ पर। अच्छा, ये है रूल 9 है। आए जय भारती साहब आ गए? जी जी, दोनों आ गए। नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या समाचार हैं? हार गई पाकिस्तान जो आप कह रहे थे। बाकी तो आप जो एनालिसिस कर रहे हो उसका, इंडियन लॉ का, तो आप किसी को भी अंदर कर दो, कुछ कर दो, सालों साल कुछ भी कर सकते हैं। आपके पिताजी ने पता नहीं कैसे सरकारी नौकरी की है, मैं तो भुगत रहा हूँ। नरेला खुद सुन रहे हैं ना, जगह है वो, रूरल एरिया था। ये बात बता रहे हैं जब ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुरू में जैसे होता है ना, आप एक्सचेंज ज्वाइन करते हैं और फील्ड में रहते हैं, काफी थ्रेट होती थी नरेला में। उस टाइम पे ये बुलेट, इनके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी कुछ लेट 60s तक। तो somebody was sudden, तो मेरे दादाजी के पास, वो इंस्पेक्टर्स के पास जो रिवॉल्वर हुआ करती थी ना, जो मेरे दादाजी ने मेरे फादर को ट्रांसफर किया, तो somebody had कहा कि यार if you keep a gun, I also have a gun। यंग थे ना, अभी शादी वो भी 1-2 साल ही हुए होंगे। जी जी जी। तो वो पिशौरी गर्म घूम रहा है, तो मेरे को याद है
बात कर रहे थे किसी से, तो मेरे काफी छोटा था, आई स्टिल रिमेम्बर, बता रहे थे कि यार इफ यू कीप अ गन देन आई आल्सो कीप अ गन, सो मैं तो सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, बट डोंट थ्रेट मी विद एनीथिंग लाइक दिस। तो मुश्किल है दादा, सरकारी जी नौकरी में जी काम करना जो है ना, इज नॉट दैट इजी। करेक्ट। और दादा एक बात बताऊं, ये लॉस का आप कह रहे हो ना कि गवर्नमेंट जॉब में, आप प्राइवेट में भी दादा, आप प्राइवेट में भी किसी को हरास करके निकाल दो, उसके पास उसका रिकॉर्ड्स क्या है एज पर लॉ? नहीं, उसमें तो कोई रिकॉर्ड्स है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है। नहीं है ना? लेकिन एक है कि आप दूसरे ज्वाइन तो कम से कम कर सकते हो, क्योंकि देखिए लोगों को पता चलता है। मान लिया मार्केटिंग में हो तो यू हैव अ रेप्यूटेशन इन द मार्केट, लोग जानते हैं कि ये काम का आदमी है, इसका कॉन्टैक्ट्स है, ही विल इंक्रीज द आई मीन द टर्नओवर ऑफ द कंपनी विद हिज एक्यूमेंट। तो मान लीजिए कोई पीछे पड़ के आपको निकालता भी हो तो दूसरा कंपनी आपको तुरंत ले लेगा। योर कॉम्पिटिटर विल ऑलवेज बी आफ्टर यू कि आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे यहाँ एट अ हायर सैलरी। तो आई एक हैव बात सीन बताओ, केसेस लाइक दीज हैपनिंग। तो दादा फिर एक क्वेश्चन है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब से सस्पेंडेड विदाउट एनी फॉल्ट के भाई पीपल कुक अप एंड यार ये आदमी ना जी तंग कर जी। रहा है, शरीफ आदमी है, तंग कर रहा है, तो वो आदमी दैट केस कैन जॉइन गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब? No, no, he has to resign then. No? If he's under suspension, it means he's still in service. The आफ्टर person is, रेजिग्नेशन? ओके। हाँ, तो उसको resign करना पड़ेगा ना फिर, and that also has to be accepted. सिंह साहब तो हैं, unless the resignation is accepted, तो फिर छोड़ भी नहीं पाएगा ना। हाउ कैन दादा, आपने रिजाइन कर दिया, वो हाउ कैन दे डिनाई, हाउ व्हाई वुड They दे? can, पूछिए सिंह साहब से, they can। क्यों बीबी दादा? पूछिए, मैं क्या बोलूँ तो सर तो मतलब मेरे से सीनियर है, क्या बोलूँ मैं। they can, मैं नहीं छोड़ूंगा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 10 तरह के बहाने हैं, आप बैठे रहिए। क्या? समटाइम एक बात बताऊं, जी जी। इंडिया कैन बी समटाइम अ वेरी स्केरी प्लेस, जैसे भी कतर में हुआ है ना, हाँ 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 चाहे हमारी डेमोक्रेसी है, आपके पीछे कोई पड़ जाए दादा, हाँ, तो वो खत्म कर देगा आपकी पूरा। दैट पर्सन कैन मेक योर लाइफ हेल। सड़क, हाँ, सड़क पे एकदम उतार देगा वो। इंडिया कैन बी स्केरी प्लेस। ये कतर वाला मामला तो कुछ दूसरा ही लग रहा है मुझे। क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो करेंगे उन लोग। और दादा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, गौरव जी आर्या को सुन रहा था सुबह, जी जी। 8 नहीं 9 आदमी अरेस्ट हुए थे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? अब जिनको अगर जो सुन रहे हैं, अगर नहीं देखी सुबह, मुझे भी आज सुबह पता चला, जी। 9वां आदमी एक अरब ओमान का था, हु वाज द ओनर ऑफ द कंपनी। उसको तो हाँ, उसको रबर, छोड़ दिया, उसको तो अरब है छोड़ ना, दिया। उसको हाँ, छोड़ उसको दिया। छोड़ दिया। तो इसमें तो सारा साफ साफ दिख ही रहा है ना, हाँ, मोटिव क्या है इनका। मोटिव क्या है? तो इफ इज द ओनर ऑफ द कंपनी, तो इन लोग तो उनके अंडर में काम कर रहे थे, दे वर फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस, एंड दिस इज अ कुक्ड अप मैटर। क्या मतलब सीक्रेट्स वो बाहर करेंगे। तभी मेरी कल जो फ्रस्ट्रेशन थी कि मिडल ईस्ट में ना काम करने की, अब मिलियंस ऑफ बिल्कुल इंडियंस बिल्कुल। वर्किंग, बड़ी रेपुटेशन आती है दादा, जब तक सब चल रहा है चल रहा है, हाँ, जब तक सही है सही है, गॉड फॉरबिड कुछ हुआ, बस खत्म एकदम। अब क्या करे दादा? अब कोई मुझे कहे कि जय भारती तुम तो अमेरिका में बैठे हो, भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी मिडल ईस्ट जाने की, हाँ मैंने हाँ। बोला जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स का सदार आया था, आई वाज जी जी इंटरव्यूड जी। इन हयात होटल इन धौलाकुआ, मेरा ऑफिस के साथ में है, पुरानी ऑफिस के साथ में है हयात, अगर किसी को दिल्ली का पता हो। दादा आपको पता है ना बीकाजी कामा प्लेस, बीवी दादा? Yes, 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 I नहीं, know.
ठीक है ना। अब जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी मुझे पता है, क्योंकि मैं 82-83 में फिलिप्स इंडिया में था मैं, तो इसलिए मुझे पता है। तो दादा मैं अपनी बिल्डिंग से निकला, आई वॉक डाउन, और मैं हयात होटल की लॉबी में बैठा, सरदार जी आए हुए थे जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स से। आई वॉज इंटरव्यूड फॉर द सेल्स। जब मैंने अपने भाई से आपसे बात की, who was in दूसरे उसमें, वो ही वाज एन इंजीनियर, उसने कहा कि ठीक है तूने कर ली इंटरव्यू, मेरी मानेगा तो मत जाना। जी जी। ठीक है, कह पापा भी नहीं गए हमारे और मैं भी कभी नहीं गया, तो इंटरव्यू दिया, ठीक है, ही सजेस्टेड भी मत जाना। तो चलो। गुरु जी चुप क्यों है? गुरु जी चुप बैठे हैं। हाँ बस। गुरु जी प्रणाम। राम राम दादा। राम राम मैं राम राम। जय भारती सर जी का विश्लेषण सुन रहा था, एक बार जो बता रहे थे जी जी जी। जो एग्जीक्यूशन का उन्होंने बताया कि हमारे जवानों का एग्जीक्यूशन हो रहा है, कतर में हो रहा है। तो मैं अभी इसलिए कुछ सबको ऑब्वियस रीजन तो दिख रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, पर मैं हम लोगों ने जनता देख रही कि हमारी सरकार को एक स्टैंड पुटअप करे और प्रोटेक्ट करे अपने पर्सन्स को। उसका मैं वेट कर रहा हूँ, शायद पॉसिबल है भी, संभव है अभी की कंडीशंस में, तो होना चाहिए कुछ। एक सवाल करूं सर? ये घटना कब की है? 1 साल पहले की ना? हाँ जी जी। पिछले साल। हाँ पिछले साल। तो पिछले साल हमने कुछ किया था, जब पता चला हमें काउंसलर एक्सेस तो उनको मिला था। हाँ। इतना मुझे पता है। दोज पीपल prior to the conviction were allowed consular access. What legal steps did we take at that time to ensure that these people would not be, what should I say, forcibly or deliberately convicted? इसका अभी तक मुझे पता नहीं है सर क्या हुआ। I do not know, something must have been done. एक्चुअली क्या है कि मैं जयशंकर साहब का एक वो जो है ना, वो सुहासिनी हैदर, सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की जी, उसके साथ एक इंटरव्यू सुन रहा था, हिंदू वाली है ना वो, तो जी जी। उसमें जयशंकर साहब बोल रहे थे कि दैट द प्रॉब्लम इज दैट दे आर नॉट डाइवर्जिंग द डिटेल ऑफ द चार्जेस। और तो ये कौन सा मतलब कतर का रूल है दैट नो अदर एडवोकेट अदर देन कतरी वुड डिफेंड देयर, वहां पे कुछ रूल है उनका। इससे पहले एक कोई बंदा था, तो इसीलिए लखनऊ का जी जी था, नहीं नेपाल का था, नेपाल का कोई बंदा था, उसका एक दिन कन्विक्शन हुआ, दूसरे दिन उसको गोली मार दी, बाद में घर वालों को बताया कि हाँ भाई ठीक है, उसको तो उसका तो डेथ पेनल्टी था, उसका ये हो गया। तो जय भारती साहब सही बोल रहे हैं कि जब तक सब सही चल रहा है ठीक है। तो हम लोग तो जानबूझकर वहां नौकरी करने जा रहे हैं ना, कि उनका रोल ही कुछ अलग है, कभी भी मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वकील रखे नहीं रखे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जाए भाड़ में। दादा एक बात बताओ मेरे को, तुम नेवी में नौकरी कर रहे थे, सारे के सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं नेवी के, कमांडर है, हाँ, कमांडर रैंक के हैं, कमांडर कैप्टन रैंक के हैं, कोई मतलब इनको बाद में वहां पे जाके गल्फ में, और वो भी साला कतर जैसे जगह पे, ठीक है, लालच है ना, पैसे का लालच, कंपनी थी, तो मतलब ये एपेटाइट कभी खत्म नहीं होता इनको। हाँ, ठीक है, बहुत हो गया। तो वही तो हम लोग बोल रहे थे उस दिन ना कि देखिए पैसे का भूख ऐसा चीज है कि आदमी को कहाँ या तो एकदम ऊपर ले जाएगा, नहीं तो एकदम खत्म कर देगा, जान ही ले लेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, had it been जयपाटी साहब, had it been इंडिया, सपोज हमने किसी स्पाई को पकड़ लिया होता, तो आर वी ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हाँ भाई वो क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था? दैट इज अवर सिक्योरिटी कंसर्न। तो हम तो सब करते हैं ना, हम तो कंप्लायंट हैं, और उनके लिए सब अलग है, कोई पूछने वाला है नहीं। हम तो ज्यादा कंप्लायंट है ना। यहाँ पर खिंचाई होती है ना कि हाँ भाई ठीक है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अच्छा मान लीजिए बाहर के लोग, बाहर के लोग, जी सर बोलिए। कुलभूषण जाधव को ये बोल रहे हैं कि ईरान से किडनैप करके लेकर के आए थे और वहां पर उसके ऊपर चार्ज लगा दिया, और उसके बाद में दुनिया भर का बवाल किया कि हाँ भाई ठीक है,
हरीश साल्वे को वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजा गया, वहां पर वो 1 रुपए की फीस ली उन्होंने और बचा लिया। क्या उखाड़ लिया? क्या छूटा क्या? वो कुछ नहीं, आज तक छूटा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि कतर की गवर्नमेंट है, वहां पर आप उनसे भीख मांगो, ये करो वो करो। मैं बता दूं, 4 दिन पहले इन लोगों ने डिक्लेयर किया है दैट वी आर गोइंग टू रिड्यूस द गैस सप्लाई फ्रॉम कतर हाँ हाँ, एंड वी आर ट्राइंग टू इम्पोर्ट गैस फ्रॉम नाइजीरिया और अफ्रीकन कंट्रीज, 2-3 का नाम था, उधर से किधर से ले रहे हैं। एंड हाँ तो और दिस इज भैया ना सामान, उन्हीं के चक्कर और में आई भैया है, ना खाना वगैरह भैया ना उनको, और भैया फ्रूट्स वेजिटेबल्स गेहूं चावल सब भैया। और हम लोग लास्ट ईयर जब नुपुर शर्मा के खिलाफ बवाल हुआ था, उस समय सबसे बड़ा जो नाटक कर रहा था वो यही कर रहा था, कतार ही कर रहा था। कतार ने पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं 56, 57 सबको मतलब कॉल दिया था कि ठीक है, वी शुड बायकॉट एंड वी शुड सीक अपॉलजी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। दे आर द इंस्टिगेटर दादा, दे आर द फर्स्ट गल्फ कंट्री जिन्होंने इसको हवा दी। अरे दे स्टेट में रिफ्यूज टू मीट वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू हु वाज ऑन स्टेट विजिट टू कतार दैट डे। तो अबे सबसे बड़ी बात तो ये दादा, आप ये बताओ मेरे को, 2014 से दुनिया को मालूम है कि कतार इज अ कंट्री विच इज सपोर्टिंग टेररिज्म एवरीवेयर। ISIS किसको फंड कौन करता था? टर्की और यही करते थे ना, दोनों को दोनों। फिर भी हमारे अमेरिका के साथ में कोजी 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 संबंध हैं। वाह, यहाँ पर वाशिंगटन एयरपोर्ट पे साला वो हवाई जहाज आता है, पूरी दुनिया को हिला देता है, जिस समय उतरता है वो चढ़ता है, वो कतार वाला और अमेरिका वाला, दोनों को दोनों 4 इंजन वाले जहाज होते हैं वो। दादा इंडिया की मैंने बहुत बार देखा है, इट्स लॉट ऑफ हॉट एयर लेस सब्सटेंस। अरे दिल्ली जय भारती साहब, हिंदुस्तान की जनता को सॉरी टू से आई एम यूजिंग दैट टर्म, ये पॉलिटिशियंस अभी भी चू समझते हैं। है ज्यादा जब है ये, आपको पता है हमारा वी हैव अ लेस माइंड बैकबोन नहीं है, वी आर जस्ट लाइक अ ब्लडी स्नेक कि जिस जगह हवा बढ़ती है और सबका नहीं मेजॉरिटी, बाकी बातें करवा लो बड़ी बड़ी। और अरे घर की बात बता रहा हूँ, बात करता हूँ कितने हम जो यहाँ बैठे, मेरे को ये इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद का इंसिडेंट हुआ, मैंने अपने बड़े भाई साहब से बात करी कि पता ही नहीं, क्रिकेट देखने से फुर्सत ही नहीं है। जो आर्टिकल आप बताए उसमें वो दिया हुआ है ना, एक्सेप्टेंस की बात। सिंह साहब, जो अभी आप दिखा ना उसमें एक्सेप्टेंस के बारे में दिया हुआ है। एक्सेप्टेंस इज अ मस्ट इवन इन द केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। एक्सेप्टेंस दिखा दिया मैंने, वो उसमें मैंने पढ़ लिया उसको। अभी आप इसको देखो, बाइडेन वाले को देखो, ये क्या बोल रहा है, ये देखो। हाँ, IMEEC corridor. Hamas attack India, on Israel Middle could be linked. यूरोपियन कॉरिडोर, IMEEC corridor. तो दादा फिर इसके पीछे चाइना हो सकता है ना, नहीं होगा ही, सीधा ही है सर। उसमें क्या है, ये लोग बोलते नहीं डिप्लोमेटिकली, इनको सबको मालूम है वही है। चाइनीज मेड वहां पर पाइप आ रहे हैं, चाइनीज मेड वहां पर वो जो क्या बोलते हैं ये लोग जो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे उसकी मशीनें आ रही हैं। नॉर्थ कोरिया की इनको पिस्तौल और रिवॉल्वर मिल रही हैं। क्या मतलब है ये देखो, ये इंडिया मिडिल ईस्ट, ये प्रॉब्लम है, यही है ना। हाँ हाँ दादा अमेरिका भी जो है ना, देखो मैं अमेरिकन हूँ, हमारी भी कंट्री का, अरे एक तरफ हो जाओ यार तुम, हमारी हालत खराब हो रखी है यहाँ पर, ठीक है दादा। इंडिया US भी अब वो नहीं है। अब कनाडा ने जो ये जो को निजर का जो हुआ, देखिए ना, सब पीछे अब पड़ गए, एवरीबॉडी इज कास्टिगेटिंग इंडिया। लेकिन अमेरिका UK भी अब उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना।
वो ऋषि हाँ। सुनक आया, अरे तुम्हारी इकोनॉमी नीचे जा रही है, छोटा सा आइलैंड है, बनाते कुछ हो नहीं, लेकिन अगर देखो तो इंडिया को ना कहीं तो ये हार्ड पावर भी दिखानी पड़ेगी कि यार ऐसे की तैसे अरे इस कुत्ते को कौन संभालेगा साहब, ये बताओ मेरे को। किसकी बात कर रहे दादा? एक मिनट बताता हूँ किस कुत्ते की बात। ओबामा। ये कौन है? ये आदमी ही ट्यूटर है बाइडेन का। ये नोबल पीस सबसे बड़ा कमीना आदमी, जो मतलब ही वाज द वर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। मैं तो ये बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट प्रेसिडेंट से डिसीजन थ्रेटन टू वर्सन ह्यूमैनिटेरियन। अबे एक बार बोलना कि नक्का नोटंकी हुई थी, और नेतन्याहू यही बोल रहा, नेतन्याहू तो बोल रहा था ना कि आई एम गेटिंग, जैसे वो बोल रहा था, साइमन बोलता था कि मेरे को सपने में सचिन आता है, तो नेतन्याहू ने एक बार बोला था कि मुझे सपने में साला ये आता है, ओबामा आता है। 10 साल तक ये नोटंकी करके रखी थी इसने। नाइटमेयर। he was not very fond of, इनका रिलेशन इजराइल का ओबामा अंडर ज्यादा अच्छा गया नहीं, खासकर ये नेतन्याहू। it's and in Israel military strategy they ignore the human cross। जय भारती साहब, इस ये निजर वाले केस में ऑस्ट्रेलिया भी अब गाली दे रहा है। किसको गाली दे रहा है? इंडिया को बोल रहा है कि गलत कर रहे हो कनाडा के साथ आप। वही है ना, ये क्वाड में है, इसमें है, उसमें है। दादा बंद कर दो, 146 हो गया, 1 hour 46 मिनट। बैक में बात करते हैं, ओके? इसी में बात करते हैं, ठीक है? जी। सो टुमारो विल अरे प्रेम जी साहब आ रहे हैं, ओके आ जाओ, चलो ठीक है। नमस्कार दादा, नमस्कार। कैसे? नमस्कार सबको नमस्कार जी, सब कैसे हैं? बस सर आप बताएं सर। बस मैं सुन रहा हूँ जी, बड़ी अच्छी स्ट्रीम है, बड़ी अच्छी जा रही है, काफी देर से सुन रहा था। कुछ भी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते। हमारी क्या स्ट्रीम थी, हम लोग तो गवर्नमेंट सर्वेंट के गालियां दे रहे थे आपस में एक दूसरे को। बस मैं तभी मैं इन्वॉल्व नहीं, तभी मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैं क्या, मेरा टॉपिक नहीं है, मैं मुझे अरे उसमें ऐसा बना कर रखा है ना कि फंसाने का सारा इंतजाम है उसमें। बिल्कुल सही कहा। प्रेम जी, ये ऐसी गवर्नमेंट है, अभी हम लोग परसों डिस्कस कर रहे थे, आप तो चले जाते हो, वेब स्टेज में रहते नहीं हो, कि अपने भाई का खून देने के बावजूद भी मेरी पेंशन कट, 100% पेंशन और ग्रेच्युटी कट कर रहे हैं लोग, मालूम है? उसी केस में जिसमें मेरे भाई साहब को मर्डर हुआ था। ये ऐसे हरामी लोग हैं। तो यहाँ पर यही है, मैं तो बोलता हूँ ना, इस देश में तो डिजर्व करते हैं कि पूरा देश का खोखला कर देंगे ना, दे विल बी अवार्डेड प्रेसिडेंट अवार्ड। नौकरी करने देंगे नहीं, और मतलब अगर आपको खुरापात करनी है, मतलब आप 100 रुपया कमाओ और 80 रुपया इन चूतिया लोगों को दो, तो आप ठीक हो। और अगर आपने पैसा नहीं लेना है तो आपको आजू बाजू में रखे कहीं भी किसी भी तरीके से आपको उठा के फेंक देंगे, और बाद में बोलेंगे ना तो पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगी, डिसमिसल, रिटायर, क्या रिमूवल, ब्ला ब्ला ब्ला, कंपल्सरी रिटायरमेंट, कुछ भी कर देते हैं। चिदम्बरम और जेठमलानी को कोई नहीं पूछता कोई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा आज की डेट में बैठे हुए वहां पर निर्मला सीतारमण जैसी रंडी को बैठा के रखा है वहां पर कुछ भी करने के लिए, चमची कहीं की अरुण जेटली की। दादा मजूमदार, वो जो मैंने कंप्लेन मारी है ना, वो क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसके कोऑर्डिनेटर के पास पड़ी हुई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेटर है वहां पर, पता नहीं क्या नाम है उसका, मनोज कुमार सिन्हा या कुछ ऐसा करके IAS ऑफिसर, उसके पास पड़ी हुई हो। कितना समय लगेगा उनको सोचने में, आगे बढ़ाने में? 6 तारीख से 6 अक्टूबर से पड़ी है उनके पास वो। नहीं, इसीलिए पूछ रहा हूँ मैं कितना समय लगेगा। और
कुछ नहीं, वो तो अरे सर वो लोग तो क्या बोलते हैं, चांदी तो जानते हैं का सब, चम्मच लेकर के बैठा हुआ है, ये लोग सब उनको कुछ जानते नहीं हैं। होता है। हमें फाइल बंद करवानी आती है, हमारे को फाइल खुलवानी आती है। आप ये बताओ ना, वो कौन था वो जो उसका चिदम्बरम का जो बंदा है जो आजकल वो यूट्यूब में आता रहता है, अंडर सेक्रेटरी था, जो वहां पर मुनिका में जाया करता था, वो साई मलाई मंदिर में, वहां पर उसके इन्होंने उसको तो अंडर सेक्रेटरी को सिगरेट के बट से जलाया था कि तू इस तरीके का एफिडेविट दे। जी चिदम्बरम ने जलवाया था ना उसको बेचारे को, होम मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी था वो। फिर विपी दादा एक सवाल पूछो आपसे, एम दादा आप भी बोलिए। जी जी बिल्कुल सर, पूछें सर। कि विपी दादा से, क्योंकि विपी दादा हो सकता है अगर थिंग्स हैड गॉन द वे ही हैड प्लान्ड, ये आज एक आईएएस ऑफिसर हो सकते थे। लेकिन दादा मैं आपसे पूछता हूँ विपी दादा, सच ही बताना, क्या एक आईएएस ऑफिसर की जो जॉब है बनना, इज इट एन ऑनरेबल जॉब? बीइंग एन आईएएस मोस्ट इज द मोस्ट डिसऑनरेबल जॉब अकॉर्डिंग टू मी। मैं देखा हूँ मिनिस्टर लोगों को माँ बहन का गाली देते हुए मेरे सामने, फाइल उठाकर ऐसे फेंक देता है। आपको मैं इसका जवाब इस तरीके से देता हूँ। मेरे साथ का पढ़ा हुआ लड़का डीएवी कॉलेज देहरादून का, मेरी बदकिस्मती थी कि मेरे केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आए थे तो मेरे केमिस्ट्री में एडमिशन मिल गया था, उसके नंबर अच्छे नहीं थे तो उसको बॉटनी में एडमिशन मिला। उसने एमएससी बॉटनी किया। एमएससी बॉटनी करने के बाद में उसने सिविल सर्विसेज का, पहले तो वो सब कुछ किया, बैंक के क्लर्क का इम्तिहान दिया, बैंक के पीओ का इम्तिहान दिया, इधर दिया उधर दिया, सब कुछ इधर जो फेल होता रहा। लास्ट में मैंने उसको बोला, मैंने कहा पवार एक काम कर यार, हो सकता है तेरी किस्मत में क्लर्क बनना ना हो तो ऑफिसर बनने के चक्कर में होगा, तो वो दे दे, सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देते। बोलता उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। उस समय देहरादून वालों का भी सेंटर सिर्फ दिल्ली में होता था यूपीएससी का इम्तिहान देने। जी बोला दिल्ली जाना पड़ेगा, रहने का ठिकाना नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, कैसे है वैसे है। हम 3-4 लोगों ने पूल करके उसको पैसे दिए कि तू दिल्ली चला जा और किसी भी गेस्ट हाउस में रह लेना, वो चांदनी चौक के आसपास में कहीं मिलते हैं, और यूपीएससी में जाके इम्तिहान दे देना। इम्तिहान दे करके आया वहां से। अच्छा, जिस समय सब्जेक्ट लेने थे मैंने उसको क्या बोला था, मैंने कहा एक काम करना, प्रीलिम में ऑब्जेक्ट जो तो वो ऑप्शनल लेगा ना वो बॉटनी ले। तो बोला क्यों? मैंने कहा बॉटनी बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि बॉटनी में मेरे मतलब बीएससी में मेरी डिस्टिंक्शन आई थी, 78-79 नंबर आए थे आउट ऑफ 100 उसमें। तो लिया उसने बॉटनी और वो प्रीलिम क्वालिफाई कर गया। अब प्रीलिम क्वालिफाई करने के बाद में उसका बाप जो है वो उत्तरकाशी में कहीं पर वीडियो था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था। उसने उसको धमकी दी थी कि बहुत पैसा दे दिया तेरे को, और अब की बार अगर तूने जो भी किया है इम्तिहान दे दे, नहीं तो आकर के यहाँ पे आ जा, या तो फिर एक काम कर, जब तू बस से आ रहा होगा तो कूद जाना भागीरथी में और मर जाना, ज्यादा अच्छा है। उस तरीके से इतना परेशान हो गया था उससे। नाउ 80 में साहब उसने एमएससी किया, मैं 84 की बात बता रहा हूँ। जब उसका मेन एग्जाम होने का हुआ तो मैं वहां पर आईआईटी के हाउस खास में शिवालिक हॉस्टल में था। उसने मेरे यहाँ से बैठ करके, मेरे कमरे में बैठ करके एमएससी का वो यूपीएससी का मेन दिया, मेन क्वालिफाई हो गया। जूलॉजी और बॉटनी ले रखी थी उसने। उसके बाद वो गया लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में ट्रेनिंग किया, और उसको उसकी खुदकिस्मती या उसकी बदकिस्मती समझो, उसको बिहार मिल गया कैडर। अब उसकी खुजली में हमें ये हुआ कि चलो ठीक है यार, जब रविंदर क्वालिफाई कर सकता तो हम भी इम्तिहान देते हैं। हमने केमिस्ट्री लेकर के ऑप्शन लेकर के प्रीलिम निकाला। मेन में भागे शायद दादा को मालूम है कि वो मेरा जब मेन के इम्तिहान में जीएस2 की कॉपी खो गई थी और वो नहीं मिल पाई, उस चक्कर में मैं रह गया। बट ये बाद में बिहार में गया। इसकी पहली पोस्टिंग सर एसडीएम बेगूसराय हुई। उसके बाद 6 महीने के बाद में ये लोग डीएम बन जाते हैं। उसके बाद डीएम बना, इधर उधर घूमता रहा, सिवान में रहा। सिवान में वो साहबुद्दीन था, बाप रे, साहबुद्दीन ने इसके मतलब ओपन स्ट्रीम में बोला नहीं चाहता, उसके ऐसी तस्वीर कर दी, ट्रांसफर हो गया। वहां से गया, फिर लालू साहब आ गए 89 में। अब लालू साहब ने तो ऐसा इनको मतलब जूते से मारा है प्रैक्टिकली। एक बार देहरादून में आया था, मैं उसको मिला, मैंने कहा रविंदर कैसा लग रहा है? बोलता है यार तू कस्टम में बहुत अच्छा है, मैं तो गलती कर दी साला, मैं सिविल सर्वेंट बन गया। तो रोज जूते पड़ते हैं, रोज फोन करता है, डीएम साहब कहाँ हो, डेरे में हो या बाथरूम में हो। और उसके बाद में फिर
ठीक है, एक काम करो, गाड़ी उठाओ, सीधा पटना आ जाओ, ये करो वो करो, अगर वहां पर कोई भी दंगा हो गया, कुछ भी हो गया, हम सीधा तुमको सस्पेंड करेंगे। अरे इनकी नौकरी साला नेताओं के उसमें होती है, जूता चाटते हैं लोग वहां पे। आजम खान ने बोला था ना किसी का, तुम तो जूता साफ करने वाले हो, तनखैया हो, ऐसे लोग। तो अब ठीक है, लास्ट में जब रिटायर हुआ वो तो बात अलग है कि हाँ, वो स्मृति ईरानी का सेक्रेटरी था उस समय, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर का था, बट रिटायर होने के बाद में इनको रिटायरमेंट के बाद में भी जगह मिल जाती है ना, कहीं पर पीएसयू में कहीं पर भी लगा देते हैं। अभी कहीं लगा हुआ है उधर, वो उत्तराखंड में कहीं पर, डैम में कहीं पर, वो जनरल क्या मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ लगा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है, जय भारती साहब, आप भी देखो, आपके पिताजी बोल रहे होंगे, भाई साहब भी बोल रहे हैं, जिस समय हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे उस समय गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा कुछ था ही ना। प्राइवेट सेक्टर कहाँ इतना आगे बढ़ा हुआ था। बैंक में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, क्लर्क बन जाओ, इसके अलावा क्या था। आप लोग दिल्ली में थे, सेक्रेटरिएट सर्विस में चले जाओ, सेक्शन ऑफिसर बन जाओ, अंडर सेक्रेटरी बन जाओ, इसके अलावा क्या था। दादा आज की भी तो जनरेशन है, वो भी तो कितनी ज्यादा, बिहार से अभी भी जो बच्चे आते हैं, क्या आईएएस ऑफिसर बनना है, करोगे क्या आईएएस ऑफिसर बन के? अरे वही तो, मुखर्जी नगर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे मुखर्जी नगर में देखो ना, कितने घरों के अंदर वही के सब पड़े रहते हैं। वहां से आते हैं, माँ बाप से पता, मतलब 5-5, 10,000 या 15,000, 20,000 रुपए लेते होंगे, और यहाँ पे आकर के सिर्फ गांजा पीते हैं और इम्तिहान देते हैं। 3 साल के बाद में बोलते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यही तो है। यूपी और बिहार में जो हम कल डायरी की बात कर रहे थे, वहां पर तो ये है कि अगर आप डीएम साहब हो, आपका बट लड़का आईएएस है, तो आज की डेट में करोड़ रुपए डायरी मिलती है साहब। दादा मेरे को तो एक चीज पता है कि अगर कोई प्रोसेस ब्रोकन है ना, उसकी एक एक्सपायरेशन डेट होती है। कहीं ना कहीं टाइम आएगा कि जो प्रोसेस, अगर एक आईएएस ऑफिसर। प्रदीप बंद करो स्ट्रीम को यार, मैं थोड़ा जाके चाय वाय पी के आता हूँ। दादा सुबेरे से काफी देर से बैठा हुआ था, आप लोग फिर बात करते रहो, फिर मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, बैक स्टेज पे बात करते हैं। हाँ प्रदीप बंद करो, इफ यू आर देयर। हाँ दादा। हाँ बंद तो आज की स्ट्रीम हम यहीं पे इसका समापन करते हैं। हमें समय कल महुआ मौसी के ऊपर स्ट्रीम करेंगे। जी बिल्कुल, उसमें है मसाला। और अगले अध्याय जो दादा ने बताई दिया, इसके साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बोल देना वंदे मातरम। दादा ने भारत माता बताया। की जय। बोलने की शर्म आ रही है।